हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट सारथी एंड दिस इज मोहित शर्मा, बायोलॉजी एडुकेटर फ्रॉम नीट सारथी कोटा। तो बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये जो बच्चे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। इस चैप्टर में क्या है बच्चे, अपने को बात करनी है अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में और वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो हमें बॉडी से बाहर रिलीज करने हैं। अगर सबसे पहले मैं बच्चे बात करूं एक्सक्रीशन क्या होता है ना, ये एक्सक्रीशन है क्या। तो बच्चे हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। हमारी जो बॉडी बनी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और इन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है मेनली जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम से जानते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वही आपकी क्या कहलाती है बच्चे, एक्सक्रीशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो वो क्या है, रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इनको आप क्या बोल रहे हो बच्चे, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को आप क्या कह रहे हो, एक्सक्रीशन कह रहे हो। बॉडी के अंदर बच्चे मेनली 3 नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जिसमें पहला है आपका अमोनिया, अगला है आपका यूरिया और तीसरा है आपका यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, बॉडी से एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस आपकी एक्सक्रीशन के नाम से जानी जा रही है। अगर मैं बात करूं बच्चे इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें आपका यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे अपन अमोनिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चे अपन अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया जो होता है बच्चे ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है ना। अगर बात करें मैं टॉक्सिसिटी के बारे में तो तीनों वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया जो है बच्चे वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। और टॉक्सिक होने के कारण आप इसको बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अमोनोटेलिक बोलते हैं। उन एनिमल्स को हम किस नाम से जानते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। अमोनोटेलिक का क्या मतलब है कि ये एनिमल जो है अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से एलिमिनेट करेगा। अमोनिया के बारे में अपन ने क्या देखा कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा। ठीक है बच्चे, और अगर बात करें बच्चे अगर ये ज्यादा टॉक्सिक है ना, तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि अमोनिया को एलिमिनेट करने में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज। ठीक है बच्चे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म किसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करेंगे बच्चे, अमोनिया को करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे अमोनिया के बारे में और तो इसकी एक अच्छी भी बात है, ये इसके अमोनिया की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसको एलिमिनेट करने में आपको कोई भी एटीपी का यूज नहीं लगता है ना बच्चे। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए, आप इसको मेनली बॉडी सरफेस से एलिमिनेट कर देते हो। यानी कि जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं उनके अंदर इसका जो बच्चे एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता रहता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, इसमें अगर बात करें बच्चे इसमें जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का वो कैसे है, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। ठीक है बच्चे, बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। ये बात आपकी जनरल चल रही थी कि अमोनिया का जो एलिमिनेशन है वो बच्चे आपका कैसे होगा, बॉडी सरफेस से होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चे फिशेस के बारे में, है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपकी फिश के बारे में बच्चे, है ना, तो फिश के अंदर क्या होता है कि फिश के अंदर जो उनकी बच्चे बॉडी होती है, जो उनकी स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चे। अगर आप जब भी आप फिश के बारे में जानोगे तो फिश की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्केल्स। तो स्केल्स की प्रेजेंस की वजह से बच्चे आपकी फिश की बॉडी पर स्केल्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपकी फिशेस हैं वो इसको बॉडी सरफेस से एलिमिनेट नहीं कर पाती और फिशेस के अंदर इसका जो एलिमिनेशन होता है वो होता है थ्रू गिल। बच्चे किससे होगा, वो गिल से होगा। यानी कि अमोनिया का अगर हम देखें बच्चे एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है तो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, लेकिन फिश के अंदर स्केल्स प्रेजेंट थे और स्केल्स के होने की वजह से ये बॉडी सरफेस से एलिमिनेट नहीं हो पाए और उनके अंदर आपको एक ऑर्गन देना पड़ा और ऑर्गन का नाम आपका गिल्स था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बच्चे कि अमोनिया आपको किस किस के अंदर मिल रहा है, तो अमोनिया आपको देखने को मिलेगा, इसके एग्जांपल की बात करें कि अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से एनिमल में होता है।
तो इसकी बात करें बच्चे, इसमें आती है आपकी काफी बोनी फिशेस, है ना बच्चे, यानी कि मैनी बोनी फिशेस। बोनी फिशेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। अब देखो बच्चे, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इसके लिए जो एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। यानी कि अगर आपको बॉडी से अमोनिया को एलिमिनेट करना है तो आपको वाटर ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है बच्चे, है ना, तो वाटर ज्यादा चाहिए। अब अगर आपको इसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए तो आप इसको टेरेस्ट्रियल एनिमल को तो नहीं दे सकते, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई एक ऐसा एनिमल है बच्चे जो डेजर्ट एरिया में रह रहा है ना, अब वहां पहले से ही पानी की कमी हो रखी है और आपने उसको नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा दे दिया कि जिसको पानी ज्यादा चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, तो आप उसको वहां नहीं रख सकते। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपको एलिमिनेशन के लिए पानी ज्यादा चाहिए तो आप इसको उस एनिमल के अंदर रखोगे जिसके पास पानी ज्यादा है। और पानी कहां पर ज्यादा है, जो बच्चे आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कि जैसे मैं फिशेस की बात कर रहा हूं तो मेनली बोनी फिशेस के अंदर ये मिलेगा आपको। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा बच्चे, प्रोन, है ना, प्रॉन, उनके अंदर आपको यही मिलेगा बच्चे। एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर आपको ये मिल रहा है, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मेनली उनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, इनके अंदर भी आपको कौन मिल रहा है बच्चे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका अमोनिया ही देखने को मिलता है। सेकंड की अगर बात करें बच्चे, सेकंड आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है आपका यूरिया। अगर मैं यूरिया और अमोनिया को कंपेयर करते हुए देखूं बच्चे, तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एलिमिनेट कर रहे हैं उनको आप लोग अमोनोटैलिक के नाम से जानते हो, और जो यूरिया को कर रहे हैं उनको आप लोग बोलते हो बच्चे यूरियोटैलिक, है ना बच्चे, क्या नाम से जानोगे, यूरियोटैलिक। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, है ना बच्चे। अमोनिया को करने वालों को आप लोग अमोनोटेलिज्म कहते हो, ठीक है, और यूरिक एसिड को यूरिकोटेलिज्म आप लोग इसको कहते हो, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो एनिमल आपके यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है वो आपका यूरियोटेलिक कहलाएगा। अगर बच्चे इसमें अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो यूरिया जो होता है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। आपका यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक रहेगा, ठीक है बच्चे, लेस देन अमोनिया। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर इसमें टॉक्सिसिटी कम है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अमोनिया के कंपैरिजन में आपको कमी मिलने वाली है। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लेस देन अमोनिया। अमोनिया के अंदर ज्यादा वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक है। इसके अंदर कम वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो अमोनिया से कम है, ठीक बच्चे। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसको आप लोग एक्सक्रीशन कैसे करोगे, इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कैसे करोगे, तो इसके एलिमिनेशन के लिए आपको एक बच्चे ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। मेनली ये बच्चे आपका एलिमिनेट किया जाता है किडनी के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, ये आपका बच्चा किडनी के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर यूरिया के बारे में और बात करें बच्चे, तो आपका यूरिया जो है बच्चे वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है ना, यूरिया इज प्रोड्यूस इनसाइड द लिवर, ठीक है बच्चे। यूरिया लिवर के अंदर प्रोड्यूस होगा, प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और किडनी के द्वारा उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। अगर इसके बनने की प्रोसेस को देखते हैं बच्चे लिवर के अंदर, तो ये जो यूरिया है लिवर के अंदर बच्चे ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। यानी कि जो बनने की प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं बच्चे ऑर्निथिन साइकिल के नाम से। ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है बच्चे, यूरिया को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बच्चे, आपको अमोनिया चाहिए होता है, आपको CO2 चाहिए होता है, और आपको जो है बच्चे ATP चाहिए होती हैं। तो जब आप अमोनिया से यूरिया बनाते हो तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। आपको क्या चाहिए बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि आपको ऑर्निथिन साइकिल में क्या क्या लगने वाला है बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 1 CO2 और साथ में आपको 3 ATP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है बच्चे। यानी कि ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया के लिए बच्चे आपको चाहिए क्या क्या चाहिए बच्चे, एक तो आपको अमोनिया चाहिए, 2 ATP चाहिए, 3 और 1 मॉलिक्यूल चाहिए आपको CO2 का, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, और अगर इसमें बात करें अपन यूरिया के बारे में तो बच्चे कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, यानी कि लिवर के अंदर बनेगा, ठीक बच्चे, एंड फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चे कि यूरिया आपको किस किस एनिमल में देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक तो आपको मैमल्स ही है, ठीक है बच्चे, मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा और आपको ये मरीन फिशेस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बोनी फिश की बात आ रही है तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा, और मैरीन फिश की बात आ रही है तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन होगा बच्चे, यूरिया होगा, और इनको आप लोग यूरियोटेलिक के नाम से जानोगे, ठीक है बच्चे। जो आपका तीसरा और लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है आपका यूरिक एसिड बच्चे। वो कौन सा है अपना, यूरिक एसिड है। अगर यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं बच्चे तो टॉक्सिसिटी में ये सबसे कम रहता है, ठीक है, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा आपका अमोनिया है, उससे कम आपका यूरिया है, और सबसे कम टॉक्सिक आपका यूरिक एसिड है। सबसे कम टॉक्सिक है
तो एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि जो ज्यादा टॉक्सिक उसको ज्यादा वाटर चाहिए, जो कम टॉक्सिक उसको कम वाटर चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अगर बात करते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में तो इसकी क्या होती है, लीस्ट होती है। ये आपका लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चे, और वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी कैसी है बच्चे, सबसे कम है ना, यानी कि इसको बहुत कम चाहिए। यूरिक एसिड जो है बच्चे वो बॉडी से बाहर पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चे, इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। यूरिक एसिड आपका ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होगा बच्चे, एक तो बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, लैंड स्नेल एंड रेप्टाइल्स। ठीक है बच्चे, आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक, अगर बात कर रहे हैं अमोनिया आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो एग्जांपल्स पे एक और बात याद देंगे, आपको बोनी फिशेस के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर मिलेगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है ना बच्चे, जैसे प्रॉन है आपका। ठीक, और आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये यूरिया कहां देखने को मिल रहा है, यूरियोटैलिक कौन कौन है आपके बच्चे, एक तो मैमल, एम्फीबिया और मैराइन फिशेस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, यूरिकोटैलिक कौन कौन है, यानी कि यूरिक एसिड आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है, आपको 4 ने मैंने बताए थे, एक तो आपका बर्ड रहेगा बच्चे, एक आपका रेप्टाइल रहेगा, एक आपका लैंड स्नेल रहेगा और एक आपका इंसेक्ट रहेगा। इन चारों के अंदर आपको जो है यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे, ये बॉडी से बाहर जब एलिमिनेट किए जाते हैं तो ये अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू जो है इनका एलिमिनेशन किया जाता है। आपके कौन से एनिमल के अंदर कौन से ऑर्गन का यूज हो रहा है, अगर उसकी बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, है ना बच्चे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर बोलो बच्चे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अगर बात करते हैं बच्चे इनवर्टिब्रेट के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट के अंदर तो आपको सिंपल ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसमें कोई भी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है ना, जैसे अगर आप अपनी बात करें तो उसके कंपैरिजन में वर्टिब्रेट में बच्चे आपके ट्यूबुलर ऑर्गन देखने को मिल जाता है, जैसे आपकी मेनली जो है वो कौन है, आपकी किडनी है, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेन कौन है, वो बच्चे आपका किडनी है। ठीक है बच्चे, अब इसमें बात करते हैं और कौन कौन से एनिमल में किस तरह के आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका बच्चे फ्लेम सेल्स, उसके बाद में आपका नेफ्रिडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड और किडनी। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स की, तो ये जो है आपके फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया बच्चे आपको देखने को मिलते हैं प्लेडियल मेंथिस के अंदर, है ना, ये आपको कहां मिलेंगे बच्चे, प्लेडियल मेंथिस के अंदर, रोटिफर्स या फिर सेफेलोकॉर्डेटा, ये एम्फियोक्सिस है ना बच्चे, सेफेलोकॉर्डेट के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर, सेफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस के अंदर भी आपको कौन मिल रहा है बच्चे, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। ठीक है बच्चे, और ये आपको कुछ एनालिट्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला ऑर्गन था बच्चे आपका फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया, जो आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है, रोटिफर्स में देखने को मिल रहा है बच्चे, सेफेलोकॉर्डेट्स में देखने को मिल रहा है, प्लेडियल मेंथिस में देखने को मिल रहा है और कुछ एनालिट्स में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चे, सेकंड जो ऑर्गन है वो है आपका नेफ्रिडिया। ये जो नेफ्रिडिया बच्चे आपको देखने को मिल रहा है वो मिलता है आपको एनालिट्स के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चे, इनके अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इनका जो मेन फंक्शन वो ये ऑस्मोरेगुलेशन और क्या करना, आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक तो इनका एक्सक्रीशन में रोल है, उसके अलावा इनका रोल है बच्चे आपका ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। ठीक है, नेफ्रिडिया के बाद देखें अगला आता है बच्चे आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है ये आपको देखने को मिलता है मेनली इंसेक्ट्स के अंदर, है ना बच्चे, कॉकरोच के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है। इसका फंक्शन क्या है, वही है ना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है बच्चे, उसके बाद में आती है आपकी ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, जो कि आपको देखने को मिल रही है बच्चे क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन के अंदर, वो ये एक्सक्रीशन का काम रहेगा। इसके बाद है बच्चे आपकी किडनी, जो आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है, और इसका भी फंक्शन क्या है बच्चे, फंक्शन आपका यही रहेगा सेम, यानी कि एक तो इसका रोल होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, एक तो है बच्चे आपका ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, और इसके बाद आपका बच्चे एक्सक्रीशन के अंदर, है ना, एक है आपका ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ क्या थे बच्चे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। इनके अलावा अगर मैं एक और डिस्कस करना चाहूँ बच्चे, तो आपको एक और देखने को मिलता है जिसको आप लोग बोलते हैं बच्चे, है ना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या फिर कैबर्स ऑर्गन, है ना बच्चे। इसके बाद में अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ इसमें, तो आपको देखने को मिलता है बच्चे ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, है ना, या फिर इसको आप लोग कैबर्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हो, और ये आपको देखने को मिलता है बच्चे मोलस्क के अंदर, है ना, मोलस्क का जो आपका फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये अपने कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑर्गन्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चे अपने बारे में, है ना, ह्यूमंस के बारे में। ठीक, ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है, तो इसमें जो मेन हमें बात करनी है वो ह्यूमंस की बात करनी है। ठीक है बच्चे, अगर हम अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी
सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है बच्चे। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे, इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर्ड किडनी, यानी कि हमारे पास क्या है, एक तो पेयर्ड किडनी प्रेजेंट है बच्चे, और उनसे निकलती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको आप लोग यूरेटर के नाम से जानते हो, और यूरेटर आगे जाके खुलता है बच्चे आपके एक पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको आप लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हो, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आपकी यूरिन जो है बच्चे वो बाहर की तरफ आउट हो जाती है, ठीक बच्चे। यानी कि अगर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन है बच्चे, आपकी इसमें किडनी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है बच्चे, आपकी यूरेटर प्रेजेंट है, आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। ये बच्चे आपकी दो किडनी दी गई हैं, एक किडनी दो किडनी, पेयर में किडनी रहेगी बच्चे आपके, उसके बाद में ये आपके दो यूरेटर दिए गए हैं, दो यूरेटर आएंगे और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, खुलेंगे, और इसके बाद जो आपकी यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है बच्चे। आगे चल के बात करते हैं अपने इसमें, और आगे बच्चे बात करते हैं इसमें किडनीज के बारे में ना। सबसे पहले हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं आपकी किडनीज के बारे में। अगर मैं बच्चे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम में और एक बात बताऊं, आपका ये जो यहाँ पर यूरेटर है ये किडनी में जहां एंटर करता है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे रीनल पेल्विक, है ना बच्चे, जिसको आप लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हो। तो अगर मैं बात करूं कि रीनल पेल्विस जो है वो आपका किसका पार्ट है, किडनी का या फिर यूरेटर का, तो बच्चे ये आपका यूरेटर का पार्ट है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चे इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, ठीक बच्चे। आगे बढ़ते हैं और बात बच्चे इसमें आगे चर्चा करते हैं अपने किडनी के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या उठाया, किडनी उठाई, और हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले अगर बात करें बच्चे किडनी के बारे में, तो आपके अंदर दो किडनी प्रेजेंट है, ठीक, एक आपकी लेफ्ट साइड में रहेगी और एक आपकी राइट साइड में रहेगी। अगर बात करें बच्चे आपकी राइट वाली किडनी के बारे में, तो राइट वाली जो किडनी रहती है वो हल्का सा नीचे रहता है ना बच्चे, राइट वाली जो किडनी है वो हल्का सा नीचे होता है एज अ कंपेयर ऑफ आपकी लेफ्ट वाली किडनी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी राइट किडनी और राइट लंग्स के बीच में एक अलग स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है लिवर, ठीक है बच्चे। तो आपकी राइट लंग्स और राइट किडनी के बीच में आपका लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर की वजह से क्या होता है, आपका जो बच्चे लंग्स होता है वो हल्का सा ऊपर हो जाता है और जो किडनी होती है वो हल्की सी नीचे हो जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो राइट वाली किडनी है वो लेफ्ट वाली किडनी के कंपेयर में हल्की सी नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। ये आपकी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और जिसका कलर जो है आपका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है बच्चे। तो किडनी के बाद आपका कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है बच्चे। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है बच्चे। ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, यानी कि किडनी कहां प्रेजेंट होती है बच्चे, ये आपकी लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक बच्चे। क्लोज टू द डॉर्सल एनल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की जो आपकी डॉर्सल वॉल है उससे क्लोज रहती है, यानी ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी ये पीछे की तरफ जो है सिचुएटेड रहेगी, ठीक बच्चे। अगर लेंथ की बात करते हैं बच्चे तो आपकी 10 to 20 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है, ठीक बच्चे। अगर विड्थ की बात करते हैं बच्चे तो वो होता है आपका 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वो आपको 2 to 3 सेंटीमीटर के देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चे। ये था आपका साइज ऑफ किडनी के बारे में, ठीक। अगर इसकी वेट देखते हैं तो बच्चे हमको अप्रोक्स लगभग 150 ग्राम की आपको किडनी देखने को मिलती है, ठीक है। एवरेज वेट क्या है आपका 120 to 170 ग्राम, ठीक बच्चे। आउटर लेयर ऑफ किडनी, यानी कि अगर बच्चे बोले यहाँ पर ये जो आपकी किडनी है, किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है बच्चे, किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, और ये देखो जैसे ये आपकी किडनी के बाहर एक आउटर कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चे रीनल कैप्सूल, है ना। यानी कि कवरिंग जो आपकी किडनी है वो एक टफ लेयर से कवर्ड होती है, और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, रीनल कैप्सूल के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका ये रीनल कैप्सूल नाम भी दे रखा है, यानी कि टफ कैप्सूल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, रीनल कैप्सूल बोलते हो, ठीक बच्चे। और आगे बात करते हैं बच्चे आपकी किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है। आपकी किडनी के बच्चे मेनली दो भाग होते हैं ना, अगर आप अपनी किडनी को देखते हो तो किडनी में आपके मेनली दो भाग होते हैं, एक तो ये बाहर वाला और एक आपका अंदर वाला, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके बच्चे किडनी के बारे में बात करूं तो आपकी किडनी के मेनली आपके दो पार्ट रहेंगे, एक बाहर और एक बच्चे आपका अंदर। ये जो बाहर वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको आप लोग बोलते हो कॉर्टेक्स, इसको आप किस नाम से जानते हो बच्चे, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हो। और जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें, है ना बच्चे, अगर बात करूं इसमें जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो आपका अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन आप जानता है बच्चे मेडुला के नाम से, है ना। यानी कि बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा और अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपका मेडुला के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपकी किडनी में एक नोच प्रेजेंट होता है, उस नोच से आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही होती हैं, आपकी नर्व्स एंटर कर रही होती हैं, आपका यूरेटर एंटर कर रहा होता है, ठीक। तो ये जो आपका नोच है, इस नोच को आप लोग जानते हो बच्चे हाइलम के नाम से, ठीक है। यानी कि किडनी में आपकी एक नोच प्रेजेंट है, जिस नोच से यहाँ
ठीक है बच्चे, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसमें से आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, रीनल वेन, ठीक है बच्चे, रीनल आर्टरी, ये वेन्स निकल रही है, आर्टरी एंटर कर रही है, जहां पर आपकी नर्व्स एंटर कर रही है, जहां से आपका यूरेटर एंटर कर रहा है, ठीक है बच्चे, किडनी के अंदर। तो इसी नॉच को आप किस नाम से जानते हो बच्चे? हाइलम के नाम से जानते हो, ठीक है। अगला है बच्चे आपका रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि आपकी किडनी के बाहर वाला हिस्सा, ठीक। अगला है बच्चे आपके रीनल पिरामिड्स, है ना, जो आपका रीनल मेडुला अंदर वाला पोर्शन है बच्चे, इसमें कुछ आपके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ आपके कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप लोग रीनल पिरामिड के नाम से जानते हो। ये नंबर में बेसिकली आपके 6 to 8 होते हैं, है ना, नंबर में ये आपको 6 to 8 देखने को मिल जाती हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो, जिसमें ये आपके पिरामिड एक कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यही क्या है आपके बच्चे? रीनल पिरामिड्स हैं, यही आपके क्या है? रीनल पिरामिड्स, यही क्या है? रीनल पिरामिड्स, ठीक है बच्चे। इसमें इस तरह से आपके 6 to 8 जो है बच्चे आपको रीनल पिरामिड्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक बच्चे। रीनल पेपिला, ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं रीनल पेपिला के बारे में। क्यों, जो रीनल पेपिला जो आपका जो ये क्या वर्ड है ना, रीनल पेपिला, तो इसके बारे में बात करें तो जहां पर आपकी जो रीनल बच्चे ये पिरामिड है, ये रीनल पिरामिड पे जो ओपनिंग होती है, इसी से को हम लोग रीनल पेपिला के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पर आपका कोई एक पिरामिड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आपका कोई एक पिरामिड बनाऊं, तो इस पिरामिड की जो यहाँ पर नीचे पे जो ओपनिंग रहती है, उस हिस्से को आप क्या जानते हो बच्चे? रीनल पेपिला के नाम से जानते हो। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब अगर बात करें बच्चे इसके कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में, तो आपके जो रीनल पिरामिड्स हैं ये आपके कहां प्रेजेंट है? आपके मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो आपके पिरामिड इस तरह से बच्चे कहां प्रेजेंट है? आपके मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? पिरामिड्स के बारे में। तो ये आपके अंदर ये मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक, मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। इस तरह से अब इसमें क्या होता है बच्चे कि दो पिरामिड के बीच में कुछ आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है ना। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम में आपको आसानी से दिखाई भी देगा कि ये आपके पिरामिड से, ठीक, ये आपका मेडुला वाला रीजन है अंदर वाला, ठीक है बच्चे, ये आपका मेडुला वाला रीजन है, इसमें ये आपके पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, और इन पिरामिड्स में यहाँ पर ये कॉर्टेक्स वाला कुछ रीजन है जो एक्सटेंड कर चुका है ना, यानी कि पिरामिड्स के बीच में कुछ आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन एंटर कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, और उसी को आप क्या बोलते हो बच्चे? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी के नाम से जानते हो। उन्हीं को आप किस नाम से जानते हो बच्चे? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी। यानी कि कॉलम्स ऑफ वाइटिनी क्या है? कॉलम्स ऑफ वाइटिनी आपका एक कॉर्टेक्स का पार्ट है जो दो आपके बच्चे दो आपके पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, कैलिसेस, है ना, आपकी दो मेनली बच्चे आपको दो कैलिसेस देखने को मिलती है, एक माइनर कैलिसेस और एक आपकी मेजर कैलिसेस, ठीक है बच्चे। ये क्या है? मैंने अभी आपको रीनल पेपिला बताया, ठीक है, पिरामिड के अपेक्स पे। तो यहाँ पिरामिड के अपेक्स से क्या होता है, आपकी जो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे कैलिसेस के नाम से जानते हो, है ना। यहाँ पर एक डक्ट का सिस्टम बनेगा, डक्ट्स प्रेजेंट होंगी जिनको आप कैलिसेस के नाम से जानते हो। अब ये कैलिक्स क्या होती है बच्चे? ये कुछ पहले क्या होता है, हर आपका सिंगल मेडुला एक डक्ट में खुलता है ना, आपका सिंगल मेडुला एक डक्ट में खुलेगा, इसको आप लोग बोलोगे बच्चे माइनर कैलिक्स, है ना। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे? माइनर कैलिक्स बोलोगे, माइनर, ठीक, इसको आप लोग बोलोगे बच्चे माइनर कैलिक्स। लेकिन आगे चल के क्या होगा, ये जो आपकी माइनर कैलिक्स है, ये जो आपकी माइनर कैलिक्स है वो दो तीन माइनर कैलिक्स मिलकर, लगभग 3-4 माइनर कैलिक्स मिलकर आपकी एक बड़ी डक्ट में खुलेंगी, एक बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी, और उनको आप लोग बोलोगे बच्चे मेजर कैलिक्स, ठीक है। यानी कि माइनर कैलिक्स क्या है आपकी, जिसमें आपका पिरामिड खुल रहा है, फिर माइनर कैलिक्स ने मिलकर आपका क्या बना लिया बच्चे? मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन। आपकी किडनी के अंदर बच्चे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से भी जानते हो, जिसका नाम है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। अभी नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में भी अपन जो है वो चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चे एक सिंगल किडनी के बारे में, तो एक किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे? तो आपके 8 से 12 जो है मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चे। इसमें आपके 8 to 12 क्या प्रेजेंट है बच्चे? मेनली हम 8 मान के चलते हैं, 8 to 12 आपके क्या बच्चे? रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये अब देखो, एक पिरामिड एक डक्ट में खुल रहा है, यानी कि एक पिरामिड एक माइनर कैलिक्स में खुल रहा है, तो 8 से 12 पिरामिड, तो 8 से 12 ही आपकी माइनर कैलिक्स रहेंगे, ठीक है बच्चे। यानी कि 8 to 12 आपकी माइनर कैलिसेस प्रेजेंट है। अब आपका क्या किया है बच्चे कि 3-4 माइनर कैलिक्स ने फ्यूज करके एक बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन किया है जिसको आप मेजर कैलिक्स के नाम से जान रहे हो, ठीक। तो इसमें 8 से 12 माइनर कैलिक्स, तो आपकी होंगी 3 से 4 जो है बच्चे आपकी मेजर कैलिक्स में प्रेजेंट है, ठीक। आपका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, आपकी एक किडनी के अंदर बच्चे लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आपको नेफ्रॉन देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चे। और जिसमें आपकी 250 कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक। एक जो बच्चे आपकी कलेक्टिंग डक्ट है उसमें आपके नॉर्मल 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं,
खुलते हैं, ठीक है बच्चे। और आपकी एक किडनी के अंदर लगभग 250 कलेक्टिंग डक्ट आपको देखने को मिलती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है अभी अपन चर्चा करने वाले हैं थोड़ी टाइम से, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चे किसके बारे में, आपका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसको आप लोग बोल रहे हो नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, यानी कि हर किडनी के पास आपके लगभग बच्चे 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर बच्चे हम बात करते हैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मेनली आपके दो पार्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चे, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस, नंबर 1 है आपका ग्लोमेरुलस और सेकंड है आपका रीनल टिब्यूल, ठीक है बच्चे। अगर आप किडनी के डायग्राम को देखते हो बच्चे तो आपको अगर आप नेफ्रॉन के डायग्राम को देखते हो बच्चे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है आपका जो है नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आपका एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग बोलते हो बुमेन्स कैप्सूल, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बुमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हो, ठीक बच्चे, बुमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हो इसको आप लोग। और इसके बाद में आपका टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलोगे बच्चे, रीनल टिब्यूल। सेकंड पार्ट में आ रहा है जो आपके में रीनल टिब्यूल में। तो एक तो आपका कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वुमेन्स कैप्सूल, उसके बाद में आपकी प्रेजेंट होगी बच्चे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पीसीटी, ठीक। अगर मैं इसको बनाऊं तो सेकंड जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको आप लोग बोल रहे हो बच्चे पीसीटी। पीसीटी के बाद में आपका प्रेजेंट होता है बच्चे यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप डीसीटी कह रहे हो, और डीसीटी आगे चल के खुल जाएगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आपका वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, वुमेन्स कैप्सूल के बाद में आपका प्रेजेंट है बच्चे पीसीटी, पीसीटी के बाद में प्रेजेंट है आपका बच्चे लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चे, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। और उसके बाद में आपका एक और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग डीसीटी कह रहे हो, और उसके बाद में प्रेजेंट रहेगी आपके कलेक्टिंग डक्ट जिसमें आपकी सारी ये आपकी डीसीटी जाकर खुल जाएंगी, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं। ये जो वुमेन्स कैप्सूल है इसमें क्या होता है कि बच्चे इधर से आपकी एक आर्टेरियल क्या होता है, ब्लड लेकर आ रहा होता है, ठीक। आगे चल के अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक आर्टेरियल होता है जो ब्लड लेकर आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, एफरेंट आर्टेरियल से। ये एफरेंट आर्टेरियल आगे चल के बच्चे यहाँ पर क्या होगा, एक आपका कैपिलरी का बंच का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा अ बंच ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के बंच का फॉर्मेशन होगा, और इससे बाहर जो आपका ब्लड लेकर निकल रहा है जिसको आप लोग बोलते हो इफेरेंट आर्टेरियल, ठीक है बच्चे। ये क्या है आपका, ये जो बंच ऑफ कैपिलरी है बच्चे ये होता है आपका ग्लोमेरुलस। इसको आप लोग क्या कहते हो बच्चे, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हो। ये है अपना ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है बच्चे, ग्लोमेरुलस जो है वो आपका एक बंच ऑफ कैपिलरी है जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। यही आपको देखने को मिल रहा था कि बच्चे नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक आपका ग्लोमेरुलस है और एक आपका रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल के अंदर बच्चे आपका क्या क्या आ रहा होता है, इसमें आपका वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं बच्चे, रीनल टिब्यूल के अंदर आती हैं। और ग्लोमेरुलस क्या है आपका बंच ऑफ कैपिलरी है, ठीक है बच्चे। ये सब मिलाकर आपका फॉर्मेशन करता है नेफ्रॉन का। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चे ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों के बारे में, ठीक है बच्चे, इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, एक तो आपका ग्लोमेरुलस और एक आपका वुमेन्स कैप्सूल, तो इन दोनों को मिलाकर जो बॉडी बनती है जिसके एक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, उसका नाम है मालफिजियन बॉडी, ठीक है बच्चे। ये दोनों मिलकर आपकी क्या बनाएंगे बच्चे, मालफिजियन बॉडी बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चे मालफिजियन बॉडी क्या होता है, तो मालफिजियन बॉडी है वुमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है बच्चे। आपके नेफ्रॉन के कितने पार्ट है, मेन दो पार्ट है, एक ग्लोमेरुलस और एक आपका रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस एक बंच ऑफ कैपिलरी है, ठीक है बच्चे, और आपका जो रीनल टिब्यूल है उसके अंदर आपका वुमेन्स कैप्सूल आएगा, पीसीटी आएगी, लूप ऑफ हेनले आएगी, डीसीटी आएगी, और वो आगे चल के खुल जाएगी बच्चे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में बच्चे। ये जो नेफ्रॉन होता है आपका, ये हमें मेनली बॉडी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चे। एक है जिसका पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन है वो होता है बच्चे आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से जान रहे हो। और जो सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन है वो है अपना जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, यानी कि बॉडी के अंदर मेनली दो तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट है, एक है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड है आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बच्चे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसका लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो काफी छोटा होता है, मतलब इसके जक्स्टामेडुलरी के कंपैरिजन में आपका कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं इनके अंदर आपका जो है लूप ऑफ हेनले है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और ये आपके मेडुला के डीप अंदर तक चला जाता है, ठीक बच्चे। और अगर बात करें इसके बारे में,
जो अगर कॉर्टिकल की बात करें तो इसमें लूप ऑफ हेनले छोटा है, तो ये मेडुला में ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है बच्चे। तो एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, लेकिन ये काफी ज्यादा तक चले जाएगा, डीप इनटू मेडुला, ठीक है बच्चे। आपके जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है बॉडी के अंदर, अगर मैं किडनी के अंदर बात करूं तो जो मेजोरिटी है वो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन की है ना, मेजोरिटी किसकी, आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन की है। ये आपके टोटल नेफ्रॉन के लगभग 85% आपको बॉडी में देखने को मिल जाती हैं, जबकि आपके जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है बच्चे, ये आपको सिर्फ कितना मिलते हैं, सिर्फ 15% देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं इसमें आपकी जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो अगर मैंने यहाँ पर आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो ब्लड लेके निकल रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के आपकी ये रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ इस तरह से रैप कर जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरी। इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटिब्युलर कैपिलरी। ये आपकी कहलाती है बच्चे पेरिटिब्युलर कैपिलरी, ठीक है बच्चे। लेकिन जो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो इसमें तो आपकी पेरिटिब्युलर कैपिलरी बड़ी आसानी से चल रही है, लेकिन जो आपके जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं बच्चे, तो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि ये जो आपकी पेरिटिब्युलर कैपिलरी है, जैसे मैं बनाऊं कि ये आपका पीसीटी, इसके बाद में ये आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक, इसके बाद में आपका बनाऊं बच्चे ये पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये यहाँ डीसीटी, ये आगे चल के खुल गया कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसमें जो पेरिटिब्युलर कैपिलरी होती है वो भी किस तरह से बन जाती है बच्चे, ये पीसीटी से यहाँ से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है। ये बच्चे कैसे चलती है, आपकी लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलेगी। और जब आपकी पेरिटिब्युलर कैपिलरी जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है, तो आप इसको बोलते हो वासा रेक्टा, ठीक है बच्चे। इसको आप एक अलग नए नाम से जानते हो, जिसका नाम है आपका क्या बच्चे, वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा जो है आपका देखने को मिलेगा सिर्फ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ये बच्चे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर या तो एब्सेंट होती है या फिर काफी ज्यादा रिड्यूस होती है, ठीक है बच्चे। ये आपके दो तरह के नेफ्रॉन थे, एक था बच्चा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक था आपका जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। वो मेजोरिटी में प्रेजेंट है, 85% बॉडी के टोटल नेफ्रॉन में से आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं, 85% होते हैं, जबकि जुक्स्टामेडुलरी सिर्फ आपके 15% देखने को मिलते हैं। उसमें बच्चा आपका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, इसमें काफी लॉन्ग है, उसमें मेडुला के अंदर थोड़ा सा ही जा पाता है, लेकिन इसमें डीपली इनसाइड प्रेजेंट होता है, किसमें, मेडुलरी रीजन में, ठीक है बच्चे। उसमें वासा रेक्टा नहीं होती या फिर बहुत रिड्यूस होती है, इसमें वासा रेक्टा आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चे। वासा रेक्टा क्या है, आपकी जब पेरिटिब्युलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के बच्चे पैरेलल रन करती है, उसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो बच्चे, वासा रेक्टा के नाम से जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, है ना। देखो आपके जो बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन है, उसमें क्या आप लोग जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हो, वो किस फॉर्म में करते हो बच्चे, वो आप लोग करते हो यूरिन के फॉर्म में, ठीक है बच्चे। वो आप किस फॉर्म में कर रहे हो, यूरिन के फॉर्म में कर रहे हो, ठीक। तो ये जो यूरिन किस तरह से बन रही है आपकी बॉडी के अंदर और कौन सा स्ट्रक्चर इसको बनाने में हेल्प कर रहा है, इसके बारे में अपन जो बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो मेनली होता है आपके किसके अंदर बच्चे, वो मेनली किया जाता है आपका नेफ्रॉन्स के द्वारा, ठीक है। आप लोग नेफ्रॉन्स को क्या बोल रहे हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल रहे हो आपकी किडनी की। इसी वजह से हमने क्या बोला कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो आपका कहाँ हो रहा है, नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है। और नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है, आपके जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना, और किडनी के अंदर भी कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, इसलिए नेफ्रॉन को बोला गया क्या बच्चे, फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी, ठीक है बच्चे। यूरिन फॉर्मेशन की अगर आगे बात करें, आगे चर्चा करें, तो जो यूरिन फॉर्मेशन है बच्चे अपनी बॉडी के अंदर, ये मेनली आपको होता है 3 स्टेप के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें पहला स्टेप है आपका बच्चे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हो, ठीक है बच्चे। या तो इसको बोलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर बोलो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड है बच्चे आपका रीअब्जॉर्प्शन और अगला है आपका सीक्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, जो कि आपकी यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, तो ये जो होता है आपका बच्चे मॉल्फिजन बॉडी के अंदर होता है। ये कहां होता है आपका, मॉल्फिजन बॉडी के अंदर होता है। तो इट इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, और इसको बोल सकते हैं बच्चे अपन क्या, मॉल्फिजन बॉडी, ठीक है। मॉल्फिजन बॉडी आप लोग जान चुके हो क्या होता है, जब आपका ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल दोनों मिल जाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हो बच्चे, मॉल्फिजन बॉडी कहते हो। अगर बच्चे मैं बात करूं इसके फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये जैसे मैं यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम बनाना चाहूं, ये देखो, तो इसमें किस तरह से चल रहा है बच्चे आपका, ये मैंने बोला कि ये है आपकी जो कैपिलरी है ना, ये आपके बंच ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो बच्चे, ग्लोमेरुलस बोल रहे हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस बंच ऑफ कैपिलरी को थोड़ा सा खोलता हूँ, है ना, इसको जो थोड़ा सा स्प्रेड करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चे ये आपकी कैपिलरी है, ठीक, ये आपकी कैपिलरी की लेयर है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है आपका बच्चे, इसके नीचे प्रेजेंट होता है आपका वुमेन्स कैप्सूल, है ना। ये आपका देखो, ये आपकी ग्लोमेरुलस थी, अब यहाँ ये आपकी वुमेन्स कैप्सूल की लाइनिंग है, ठीक है। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको आप लोग वुमेन्स कैप्सूल कह रहे हो, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ प्रेजेंट है आपका इस तरह से ये वुमेन्स कैप्सूल, ये आपकी वुमेन्स कैप्सूल की लेयर है, ठीक, ये लो, चलो ये आपकी वुमेन्स कैप्सूल है।
ठीक, ये क्या था आपका, यहाँ से ब्लड कौन लेकर आ रहा है आपका एफरेंट आर्टीरियल, और ब्लड लेकर कौन जाएगा बच्चे आपका इफरेंट आर्टीरियल ब्लड को लेकर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या हुआ बच्चे, देखो अगर ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये है ना, यानी कि जो फिल्ट्रेशन चल रहा है आपके प्रोसेस का नाम क्या है बच्चे, प्रोसेस का नाम है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो अगर इसमें बात करें तो ये जो फिल्ट्रेशन है, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में बच्चे आपकी 3 लेयर देखने को मिलती हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लेयर बनाई है यही आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जिसमें सबसे पहले आती है बच्चे आपकी कौन, ग्लोमेरुलस की जो लेयर है वो, उसके बाद आती है आपकी वुमेन्स कैप्सूल है उसके लिए। ठीक है बच्चे, तो इसको आपको मेनली 3 लेयर देखने को मिल रही है, एक आपकी कैपिलरी है, ठीक है, लेयर ऑफ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है वो, उसके बाद वुमेन्स कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक और लेयर जिसको आप लोग बोलते हैं बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में मैं एक और आपके लेयर बनाता हूं जिसको आप लोग बेसमेंट लेयर के नाम से जानते हो। इसके बीच में अगर मैं एक और लेयर बनाऊं तो ये है आपकी बेसमेंट लेयर। ठीक है बच्चे, जो वुमेन्स कैप्सूल होता है इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको आप लोग बोलते हो बच्चे पोडोसाइट के नाम से जानते हो ना। इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर आपके पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको आप लोग बोलते हो बच्चे पोडोसाइट, है ना। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ये आपके पोडोसाइट है, और इसमें ये आपके ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको आप लोग बोलते हो बच्चे क्या, पेडिसल, इनको आप लोग पेडिसल के नाम से जानते हो। ठीक है बच्चे, ये आपके पेडिसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगर देखें बच्चे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी कि आपका जो फिल्ट्रेशन चल रहा है, जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और उस मेम्ब्रेन को आप लोग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आपकी मेनली 3 लेयर देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड थ्रू द 3 लेयर्स, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो मेनली 3 लेयर देखने को मिल रही है। उसको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में उसको 3 बैरियर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चे आपका एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर। ठीक है बच्चे, ब्लड वेसल, यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था इसकी जो एंडोथेलियम होगी पहली लाइनिंग वो है। उसके बाद में आपके बच्चे वुमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है ना, यानी कि ये जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है इसकी जो एपिथेलियम प्रेजेंट है ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक बच्चे, ये देखने को मिलेगी, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आपकी मेनली 3 लेयर है। ठीक है बच्चे, अगर और आगे बात करें तो आपकी जो वुमेन्स कैप्सूल है एपिथेलियम, इसमें क्या स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट हैं जिनको आप लोग पोडोसाइट कह रहे हो, और पोडोसाइट जो है बच्चे आपके कुछ इस तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में अरेंज होते हैं, जिनके बीच में इस तरह से ना फिंगर की तरह यहाँ पर पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें छोटे छोटे अपर्चर होते हैं जिनको पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं बच्चे स्लिट पोर। ठीक है, तो स्लिट पोर्स के थ्रू यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन जरूर होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पोडोसाइट सेल के बीच में जो भी स्पेस बचा है उन्हीं को आप लोग बच्चे क्या कह रहे हो, या तो फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर के नाम से जानते हो। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेशन रेडी तैयार हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, मेनली प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ, और यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है नीचे निकलकर आया। ठीक है, यानी कि ये आपका ग्लोमेरुलस था, यहाँ से ब्लड आगे निकला, यहाँ पर आपका फिल्ट्रेट बनके रेडी हो रहा है। इस फिल्ट्रेट को आप लोग क्या नाम देते हो बच्चे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि ये जो नीचे है ना, यानी कि वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से फिल्टर होकर जो भी मटेरियल नीचे आ रहा है, जो भी सब्सटेंस नीचे आ रहा है, इस लिक्विड को आप लोग बोलते हो बच्चे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानोगे। इसको किस नाम से जानोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना बच्चे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर बच्चे हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना बच्चे। इसमें एक तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके ब्लड, तो ब्लड में से सबसे पहले तो आप लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट निकाल दो, है ना, यानी कि इसमें ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है बच्चे, एक तो इसमें ब्लड सेल एब्सेंट होंगे, तो अगर इसमें से ब्लड निकालना, ब्लड सेल्स को हटा दिया तो क्या बचा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से भी हटा दो बच्चे प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है बच्चे, यानी कि ये क्या रहेगा आपका, ये जो आपका फिल्ट्रेट बन के रेडी हुआ है, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के रेडी हुआ है, ये क्या है, ये है बच्चे आपका ब्लड माइनस, ये है आपका ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस सेल्स, उसमें से भी माइनस कर दो बच्चे प्रोटीन्स, उसमें से भी क्या माइनस कर दो, प्रोटीन्स। यानी कि ये जो आपका फिल्ट्रेट है वो मेनली हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, ये है आपका प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि जब ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाला तो आपके क्या बचे, प्लाज्मा बचा, और प्लाज्मा में से आपने क्या कर दिया बच्चे, प्रोटीन्स को माइनस कर दिया। तो आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, अब देखो बच्चे अगर मैं फिल्ट्रेट की बात करूं तो आपका जो है
अगर मैं फिल्ट्रेट की बात कर रहा हूं बच्चे, तो 1 मिनट के अंदर आपके जो नेफ्रॉन है वो लगभग करीब 1100 से 1200 ml का फिल्ट्रेट बना के रेडी कर देता है। ठीक है बच्चे, ऑन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन करके रेडी कर देता है। ठीक है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट, और ये क्या है आपके वेंट्री यानी कि बॉडी के यानी कि हार्ट के एक वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में जो भी ब्लड पंप किया जा रहा है उसका 1/5 है, यानी कि जिसको आप लोग कार्डिक आउटपुट बोलते हो, तो ये आपका मेनली कार्डिक आउटपुट का 1/5 होता है। ठीक है बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, और आगे बात करते हैं। अभी बच्चे जो आपका ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, इस फिल्ट्रेट को फिल्टर होने में काफी सारे प्रेशर्स का काम आता है ना, और हम बात करते हैं ये कौन कौन से आपके प्रेशर होते हैं। ठीक बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं, देखो एक तो अगर मैं बात करूं कि आपके फिल्ट्रेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे आपका डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल। देखो मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम में भी किस तरह से बनाया है कि जो आपका ब्लड लेकर आ रहा है, जो एफरेंट आर्टीरियोल के नाम से जाना जा रहा है, उसका डायमीटर काफी ज्यादा है, लेकिन जो ब्लड को बाहर लेके जा रही है ना इफरेंट आर्टीरियोल, जो आगे चल के पेरिटिबुलर कैपिलरी का फॉर्मेशन करेगी, उसका जो बच्चे डायमीटर है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ से बच्चे आपका ब्लड आ तो ज्यादा रहा था, लेकिन यहाँ से ब्लड निकल कम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में ब्लड रुका, और ब्लड रुका तो कैपिलरी में ब्लड रुका। कैपिलरी में हम लोग जानते हैं बच्चे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस कैपिलरी में बॉडी की बाकी कैपिलरी से भी ज्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कंपेयर करें बच्चे बाकी कैपिलरीज को, बॉडी को, और इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरी को, तो इस कैपिलरी के अंदर नॉर्मल कैपिलरी से ज्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे ब्लड आया ज्यादा, लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता कम था, यानी कि नैरो हो गया था इफरेंट आर्टीरियल, उसका डायमीटर कम हो गया था, तो यहाँ पर ब्लड को रुकना पड़ा, और ब्लड को रुकना पड़ा इसलिए उसका फिल्ट्रेशन, उसका क्या हुआ बच्चे, फिल्ट्रेशन हुआ, वो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ। यानी कि अगर बात करें बच्चे फिल्ट्रेशन के लिए मेन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल है आपका एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर डिफरेंस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आपकी चर्चा करते हैं बच्चे प्रेशर के बारे में। तो इसमें जो बच्चे सबसे पहला प्रेशर लग रहा होता है वो होता है आपका GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है बच्चे, ये होता है आपका ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड आर्टीरियल, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियल। ठीक है बच्चे, यानी कि जो पहला प्रेशर है बच्चे आपका GHP या फिर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस, है ना बच्चे, ये किसकी वजह से, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस ऑफ एफरेंट आर्टीरियल एंड इफरेंट आर्टीरियल। ठीक है बच्चे, यानी कि एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल के बीच में जो भी डायमीटर डिफरेंस है उसकी वजह से आपका प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, और उसी प्रेशर को आप क्या बोल रहे हो बच्चे, GHP बोल रहे हो। सेकंड है आपका बच्चे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, BCOP, है ना बच्चे, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। सेकंड है आपका बच्चे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है बच्चे, ये होता है आपकी कुछ प्रोटीन्स की वजह से, जैसे मेनली हम लोग क्या एल्ब्यूमिन प्रोटीन को देख के चलते हैं। अब देखो ये जो बच्चे आपका जो GHP था, है ना बच्चे, इसमें जो GHP था, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर अलग अंदर क्या भरा पड़ा है बच्चे, अंदर आपका ब्लड भरा पड़ा है, अंदर आपका ब्लड भरा पड़ा है इस कैपिलरी में। अब ये ब्लड आगे जा नहीं पा रहा था, तो इस ब्लड ने नीचे एक प्रेशर लगाया। ठीक है बच्चे, इसने एक नीचे की तरफ प्रेशर लगाया, और उसी प्रेशर को आप क्या कह रहे हो बच्चे, GHP कह रहे हो। लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो प्रोटीन्स वगैरह क्या करती हैं कि इस जो आपकी कैपिलरी थी उसके पोर्स को बंद कर देती हैं। ठीक है बच्चे, तो एक आपका ऐसा प्रेशर लगता है जो आपके फिल्ट्रेशन को अगेंस्ट करता है। ठीक है, वो आपके फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट में लगता है, जिसको आप लोग BCOP कह रहे हो, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आपकी प्रोटीन्स की वजह से लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रमोट कौन कर रहा है, तो एक तो आपका GHP कर रहा है, लेकिन BCOP जो है वो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट में लग रहा है। ठीक है बच्चे, और जो आपका अगला प्रेशर है तीसरा, वो है बच्चे आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अगर बात करें बच्चे आपके कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, तो ये भी आपके बच्चे फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट होता है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है। देखो एक तो आपका GHP है, तो GHP ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि फिल्ट्रेशन करवा रहा है, लेकिन आपका BCOP जो है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रोटीन्स की वजह से लग रहा है। और ऐसे मान के चलो जैसे आपके पोर्स प्रेजेंट थे, उसमें बच्चे क्या हुआ, कुछ प्रोटीन्स फंस गई, तो उन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट लगी। वो कैसे लगी बच्चे, उन्होंने जो आपका फिल्ट्रेशन है उसको प्रमोट नहीं किया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रिवेंट कर रहे हैं आपके फिल्ट्रेशन को। ठीक है बच्चे, वो उसके अगेंस्ट में लग रहे हैं। ठीक, और आपका अगला कौन सा था बच्चे, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैसे लगता है, जैसे मान के चलो बच्चे, ये आपका वुमेन्स कैप्सूल था,
ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से जब ब्लड फिल्टर होके आता है, ये कैपिलरी से जब ब्लड निकलेगा तो यहाँ पर आपका ब्लड भर जाएगा वुमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये भर गया। जैसे बच्चे अगर मैं बात करूँ, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये यहाँ पर क्या आपका वुमेन्स कैप्सूल है, तो इसमें से ब्लड निकला और यहाँ पर भर गया। तो जब इसमें ब्लड भर जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ब्लड क्या करेगा, ये ऊपर इस पर एक प्रेशर लगाएगा, है ना, यानी कि इसके फिल्ट्रेशन को कम कर देगा। और ये फिल्ट्रेशन को कम कर रहा है, ये बच्चे आपके फ्लूइड की वजह से लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है बच्चे, यानी कि जो कैप्सुलर फ्लूइड है उसकी वजह से लग रहा है, ठीक बच्चे। ये भी आपके फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट में लगता है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर कोई भी फ्लूइड नहीं होता, कोई भी ब्लड नहीं होता, तो फिल्टर जल्दी होता ऊपर से। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जैसे मानो कि चलो यहाँ पर आपका फिल्टर भरा हुआ है, तो ऊपर से जो फिल्ट्रेशन की रेट है बच्चे वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि जो आपका जीएचपी है ना बच्चे, जो आपका जीएचपी है ये तो आपके फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो बीसीओपी और सीएचपी है ये आपके फिल्ट्रेशन को कम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। यानी कि एक प्रेशर है आपका फिल्ट्रेशन करवाने वाला और दो प्रेशर है आपके फिल्ट्रेशन को रोकने वाले, ठीक है बच्चे। अगर बात करें बच्चे इसमें इनकी वैल्यू के बारे में, तो जो आपके बच्चे जीएचपी है ना, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसकी आपको मेनली वैल्यू देखने को मिलती है लगभग 60 to 65, ठीक है, हम लोग इसको मेनली 60 मान के चलते हैं। और जो बीसीओपी है इसकी वैल्यू होती है आपकी बच्चे लगभग 30 से 32, है ना, 30 to 32 होती है इसकी। और इसकी सीएचपी की होती है आपकी 18 to 20 mmHg, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक 60 का प्रेशर है, वो तो क्या करवा रहा है, फिल्ट्रेशन करवा रहा है, लेकिन एक 32 और एक जो आपका 80 है, इनका जो ये दो प्रेशर है वो आपके फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर हम बात करें कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन तो फिर भी हो रहा है, तो इसका एक नेट प्रेशर मिलेगा हमको, है ना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। अगर उसकी बात करें बच्चे नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, तो ये क्या होता है, अब इसमें क्या कर रहा है, एक प्रेशर फिल्ट्रेशन करवा रहा है, दो रोक रहे हैं, तो जो करवा रहा है उसमें से माइनस कर देंगे रोकने वालों में से, ठीक है बच्चे। दो रोक रहे हैं तो इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रेशर निकल आएगा, ठीक बच्चे। करवाने वाला कितना है आपका, करवाने वाला है आपका 60 और रोकने वाले हैं आपके 32 और 80, तो 32 80 को प्लस करेंगे बच्चे और 60 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आएगा 10 mmHg, ठीक है बच्चे। तो नेट प्रेशर के बारे में बात करें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो आपका लगता है 10 mmHg का, ठीक है बच्चे। यहां पर आपकी कहानी किसके बारे में खत्म होती है बच्चे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में कहानी अपनी खत्म होती है। अब इसमें क्या होता है बच्चे कि आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें देखो फिल्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है ना बच्चे, इसमें फिल्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है, इसमें क्या देखो, जो पोर्स हैं, अब उन पोर से सब्सटेंस नीचे आ रहे हैं, तो जो सब्सटेंस आपके पोर से छोटे होंगे, है ना बच्चे, यानी कि फिल्ट्रेशन की मैं बात करूं तो यहां पर जो अंदर क्या ब्लड भरा हुआ है, यहां पर आपका ब्लड भरा हुआ है, आइए कैपिलरी के अंदर, तो जो सब्सटेंस आपके इन पोर से छोटे होंगे, कैपिलरी के पोर से छोटे होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, और जो सब्सटेंस आपके बड़े होंगे वो नीचे नहीं आ पाएंगे। तो कभी कभार क्या होता है बच्चे कि आपके ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कैपिलरी के पोर से छोटे हैं, लेकिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो उनको आपको बॉडी में द्वारा वापस ब्लड में डालना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस आपके वेस्ट हैं, आपको बॉडी में नहीं चाहिए, लेकिन वो इन पोर्स से बड़े थे, अब वो इन पोर्स से बड़े थे तो वो नीचे नहीं निकल पाए और वो ब्लड में ही अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चे हम, कि ऐसी सब्सटेंस जो बॉडी के लिए जरूरी है और पोर्स से छोटे हैं, जो कि यूरिन में जा चुके हैं, तो इनको दोबारा ब्लड में डालेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन बच्चे। और अगर कोई ऐसी सब्सटेंस है जो बॉडी से जो बच्चे इन पोर्स से बड़े हैं, अभी भी ब्लड में पड़े हैं, लेकिन बॉडी के लिए वेस्ट हैं, तो इनको हम यूरिन में डालेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ट्यूबुलर सीक्रेशन। यानी कि आपके जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बच्चे रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है बच्चे। आगे बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं बच्चे किसके बारे में, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप ऑफ योर यूरिन फॉर्मेशन जो है आपका रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या हुआ, आपकी बच्चे एक दिन के अंदर, अगर हम बॉडी में अगर आप किडनी के में बात करें बच्चे, तो आपके एक दिन के अंदर क्या होता है बच्चे, एक दिन के अंदर आपकी लगभग 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है बच्चे, है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द डे इज 180 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में आपका बच्चे 180 लीटर बना दिया जाता है। और इसी को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, आपका GFR भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक मिनट के अंदर आपकी बॉडी के सारे नेफ्रॉन मिलकर कितना फिल्ट्रेट रेडी कर रहे हैं, वही आपका GFR कहलाता है। और इसकी वैल्यू होती है बच्चे आपकी 125 ml, ठीक है। या तो बात करो अगर पर मिनट की, तो 125 ml पर मिनट होता है, या फिर बच्चे 180 लीटर होता है आपके पर डे के लिए, ठीक है बच्चे। लेकिन हम जो बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट करते हैं एक दिन में, वो होता है आपका 1.5 लीटर, यानी कि बच्चे प्रोड्यूस हुआ फिल्ट्रेट
180 लीटर और आपका एलिमिनेट हुआ कितना, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर। तो इसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिमम फिल्ट्रेट था लगभग 99.9 जो % फिल्ट्रेट था वो द्वारा से क्या कर दिया गया, आपके ब्लड के अंदर ही डाल दिया गया। और उसी प्रोसेस को आप लोग बच्चे क्या बोलते हो, रीअब्जॉर्प्शन, है ना। ये क्या बच्चे, नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल टिब्यूल, यानी कि रीनल टिब्यूल ने क्या किया बच्चे, आपके लगभग 99% ऑफ फिल्ट्रेट को फिर से ब्लड के अंदर डाल दिया, जिसको आप क्या बोला कि इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है बच्चे, द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स आर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, ये जो आपका जो रीअब्जॉर्प्शन है ये आपके दोनों तरह से होता है ना, ये एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। अगर देखो जैसे मैं बोलूं बच्चे, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका रीनल टिब्यूल है, ठीक, ये आपका रीनल टिब्यूल है, पीसीडी हेनले लूफ और आपका डीसीडी, और इसके साथ में चल रही है आपकी कौन, पेरिटिबुलर कैपिलरी। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरी है, ये इससे रेप्ड रहती है बच्चे, इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, लेकिन मैंने इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। इसमें आपको देखो मान के चलो, आपको अगर कोई सब्सटेंस यहाँ से यहाँ पे डालना है, ठीक है बच्चे, ये पेरिटिबुलर कैपिलरी है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, तो रीअब्जॉर्प्शन में आप क्या, ये आपकी पीसीडी है बच्चे, तो आप लोग क्या करोगे, रीअब्जॉर्प्शन में इसके अंदर यूरिन प्रेजेंट है तो यूरिन से ब्लड में डालोगे, यूरिन से ब्लड में डालोगे तब इसमें दो तरीके, एक एक्टिव एक पैसिव। अगर आपका कोई सब्सटेंस बच्चे यूरिन में कम है और ब्लड में ज्यादा है तो आपको कम से ज्यादा की तरफ डालना है तो आपको एक्टिव प्रोसेस लगेगी। और अगर आपका कोई भी सब्सटेंस बच्चे ब्लड के अंदर कैसा है, ब्लड के अंदर जो है कम है और यूरिन में ज्यादा है तो अपने आप चला जाएगा, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा। यानी कि बच्चे जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली पैसिवली दोनों तरह से होता है। ठीक है बच्चे, अगर बात करूं मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, Na+ एक्सेट्रा, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे वो आपका एक्टिवली होता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे बच्चे मैं बात करूं यूरिया के बारे में, वाटर, और ठीक है, इनका जो होता है बच्चे आपका पैसिवली होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके एक्टिव पैसिव की बात आए तो आपको 4 कंपाउंड में ऐसे बता के जा रहा हूं बच्चे, जिनका जो आपका जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिवली होगा, उनके अलावा बाकी सबका बच्चे एक्टिवली होगा। वो 4 कौन कौन से हैं, एक बच्चे आप लोग मान लो जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, एक मान लो वाटर, आयन Cl-, HCO3-, ठीक है बच्चे, अगला कौन सा है आपका Cl-, ठीक, Cl- के बाद में आपका HCO3-, यानी कि एक तो आयन Cl-, HCO3-, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया और आपका वाटर, इन चारों का जो है बच्चे रीअब्जॉर्प्शन होगा वो आपका पैसिवली होगा। इनके अलावा बाकी सबका आपको याद रखना है बच्चे एक्टिवली होगा। जो तीसरा स्टेप है बच्चे वो है आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन का क्या मतलब होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब है कि अगर आपके बच्चे फिल्ट्रेशन के फॉर्म होने के बाद भी अगर आपके ब्लड में कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट बचा है जो आपके फिल्ट्रेशन के टाइम पर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया था, उसको आप लोग क्या करोगे बच्चे, उसको आप कहां से उठाओगे, ब्लड से उठाओगे और इसमें यूरिन के अंदर डाल दोगे। इसी प्रोसेस को आप लोग बोलोगे बच्चे ट्यूबुलर सीक्रेशन। और ट्यूबुलर सीक्रेशन एक मेन रोल प्ले करता है बच्चे आपके बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेनेंस में भी इसका काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक, tubular secretion help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid during urine formation. Tubular cells secrete substance like H+, K+ and ammonia into the filtrate। ठीक है बच्चे, आगे की तरफ चलते हैं। यानी कि फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच्चे फिल्टर में डाल दिए जाएंगे ब्लड से उठा के, जैसे H+, K+, या फिर आप लोग बोल रहे हो बच्चे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया वगैरह को भी आप लोग डाल दोगे, अमोनिया, इप्यूरिक एसिड वगैरह और भी काफी सारे, केराटिन वगैरह, ठीक है, केराटिनिन, ठीक, तो ऐसे कुछ भी सब्सटेंस होंगे जो आपके लिए वेस्ट हैं लेकिन ब्लड में प्रेजेंट है, तो आप उनको आपको क्या करोगे बच्चे, यूरिन में डालोगे और इसी प्रोसेस को आप लोग ट्यूबुलर सीक्रेशन के नाम से जानते हो। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, अपना इसके साथ में अपना खत्म होता है बच्चे क्या, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। यूरिन फॉर्मेशन आपका 3 स्टेप में हो रहा है, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सेकंड आपका रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन है। अपने तीनों के बारे में देखा। अगर अब बच्चे अब हम बात करते हैं अपने नेफ्रॉन के एक एक पार्ट के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है बच्चे वो है अपना पीसीडी। हम लोग बात करेंगे बच्चे फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल, टिब्यूल के फंक्शन के बारे में, जिसमें पहला आपका पीसीडी है बच्चे। पीसीडी जो होता है ये लैंड होता है आपके कीबोडल सेल्स के द्वारा। ठीक है बच्चे, इसमें कीबोडल सेल रहती है, कीबोडल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अब इसमें क्या होता है कि इन कीबोडल सेल में कुछ आपके माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, कुछ माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि इनका सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और जब आपके कीबोडल सेल पे बच्चे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं तो आप इसको बोलते हो ब्रश वाटर एपिथेलियम। यानी कि बच्चे, और जो कि देखो ब्रश वाटर एपिथेलियम है यानी कि इस पे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है, और माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा रहा है किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन आप ज्यादा कर सको इसीलिए आपने पीसीडी के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज किया माइक्रोबिलाई को लाकर, और जिसकी वजह से बच्चे आपका वो सेल्स क्या कहला रहे हैं, ब्रश वाटर एपिथेलियम के नाम से, ब्रश वाटर कीबोडल एपिथेलियम के नाम से वो जाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अगर पीसीडी की बात करें तो पीसीडी के अंदर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होने की वजह से यानी कि ब्रश वाटर एपिथेलियम प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है। यानी पीसीडी में बच्चे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, लगभग 60 to
90% फिल्ट्रेट का आपका रीएब्जॉर्प्शन बच्चे कहाँ हो जाएगा, आपके पीसीटी के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। 70 to 80% आपके वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चे, 90% ऑफ आपके SO3- का क्या हो जाएगा बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर बात करूं बच्चे न्यूट्रिएंट्स की, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, ये जो है आपके कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे पीसीटी के अंदर ही, ठीक है बच्चे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड इन पीसीटी आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एक्टिव प्रोसेस, ये आपके एक्टिव प्रोसेस से रीअब्सॉर्ब होंगे, जो हम रीअब्सॉर्प्शन में भी बात कर चुके हैं। मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन इज पीसीटी, यानी कि देखो एक तो रीअब्सॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है, ठीक है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है 60 to 70% आपके किसमें, इनिशियल टिब्यूल में, ठीक है, यानी कि पीसीटी में ही। अब इसके अलावा बच्चे और भी क्या होता है, इसके अलावा आपका जो पीसीटी होता है ये मेन साइट होता है किसका, ट्यूबुलर सीक्रेशन का, यानी कि जो सीक्रेशन मैंने आपको बताया, ट्यूबुलर सीक्रेशन बताया, ये भी मेन साइट क्या है बच्चे, इसका भी आपका पीसीटी है, ठीक है बच्चे। इन पीसीटी कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट रिमेन सेम, बहुत बढ़िया, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि बच्चे पीसीटी के अंदर जो आपकी फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। आपके जो यूरिन की बच्चे जो फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, यूरिन के कंसंट्रेशन को काम कंसंट्रेट करने का जो काम करता है वो आपका लूप ऑफ हेनले करता है, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किसका फंक्शन है, वो आपका लूप ऑफ हेनले का काम है, ठीक है। पीसीटी के अंदर आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहेगी, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बच्चे मैं आपसे किडनी के बारे में बात करूं, आपकी अगर मैं बच्चे बात करूं किसके बारे में, किडनी के बारे में, तो मैंने आपको किडनी के बारे में दो चीज बताई थी, एक था आपका मेडुला वाला रीजन, एक था आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन। तो बच्चे ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसकी जो ऑस्मोलिटी रहती है वो मेनली आपकी 300 रहती है, और मेडुला में ये स्टार्ट होती है बच्चे नीचे की तरफ जाते जाते और एंड तक ये आपकी 12 हो जाती है। यानी कि अगर बच्चे बात करते हैं कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी के बारे में तो वो है 300, और मेडुला की बात करें तो मेडुला की रहती है आपकी कितनी बच्चे, 400 टू आगे तक चली जाती है ये 1200 तक, ठीक है बच्चे, 400 टू 1200। अब इसमें क्या हुआ कि पीसीटी आपका बच्चे प्रेजेंट होता है आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कहां प्रेजेंट होता है, आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही अगर आपके बोलूं बच्चे, ये पीसीटी आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि यहां से जब आपका फिल्ट्रेट गया तब भी वो कहां था, कॉर्टेक्स में, और यहां भी आपका क्या है, कॉर्टेक्स में। तो इसके देखो इसकी ब्लड की और अंदर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। इसीलिए बाहर की भी कितनी है बच्चे, 300, क्योंकि कॉर्टेक्स की 300 है तो अंदर आपकी फिल्ट्रेट की भी कितनी है, 300। यानी कि जब पीसीडी में आपका फिल्ट्रेट आया तब भी 300, वहां से निकल रहे हैं तब भी कितनी है बच्चे, 300। लेकिन जब ये लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ जाता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और नीचे होके आ जाएगी ये 1200, क्योंकि यहाँ पर मेडुला की कितनी है बच्चे, 1200 है, ठीक है बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, और बात करते हैं बच्चे इसके बारे में। अगर मैं अगली बात करना चाहूं, इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है बच्चे फंक्शंस ऑफ रीनल टिब्यूल के बारे में, ठीक है। H+ एंड K+ आल्सो सीक्रेटेड फॉर पीएच मेंटेनेंस एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है बच्चे। मैंने अभी आपको बताया कि पीसीटी का एक मेन रोल प्ले करता है ट्यूबुलर सीक्रेशन में, और ट्यूबुलर सीक्रेशन आपका मेन रोल प्ले करता है किसमें, आयनिक बैलेंस में, और आपकी बच्चे एसिड का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। तो आपका पीसीटी का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है किसके अंदर बच्चे, आयनिक बैलेंस, यानी कि H+ और K+ के बैलेंस में इनको सीक्रेट करेगा, और किसमें बच्चे, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस एंड पीएच, आयनिक एंड पीएच बैलेंस। इसका जो मेन काम भी आपका किसका रहता है बच्चे, पीसीटी का इसमें काम रहता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चे, आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है बच्चे। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो है बच्चे आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यानी कि अपन ने पीसीटी के बारे में बात कर ली, अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, फंक्शन ऑफ रीनल टिब्यूल, जिसमें अपन लोग पीसीटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मेन साइट क्या है आपकी, मेन साइट है रीअब्जॉर्प्शन की, और इसमें आपका मेन साइट है बच्चे ये आपकी ट्यूबुलर सीक्रेशन की। इसमें ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है, इसलिए हमने बोला कि इसमें आपके H+ K+ का ट्यूबुलर सीक्रेशन किया जाएगा, इसलिए आयनिक बैलेंस में भी रोल प्ले करेगा, और ये पीएच मेंटेनेंस में भी आपका रोल प्ले करने वाला है, ठीक है बच्चे। आपकी जो पीसीटी थी बच्चे, इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट थे, यानी कि जिसमें मैक्रोबियल प्रेजेंट थी, जिसने आपका सरफेस एरिया बढ़ाया किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं बच्चे हम लूप ऑफ हेनले के बारे में। अगर हम लूप ऑफ हेनले की देखें बच्चे, तो ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चे असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। यानी कि जो पीसीटी से कनेक्टेड है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो आपका डिसेंडिंग लिम्ब्स के नाम से जाना जाएगा, और बच्चे फिर ये जो बाहर निकल रहा है आपके मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, जो कि आगे चल के डीसीटी में मिलने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे असेंडिंग लिम्ब। यानी कि आपके दो पार्ट रहते हैं। अब बच्चे इसमें अगर बात करें बच्चे किसका, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के बारे में, ये है अपनी डिसेंडिंग लिम्ब और ये है अपनी बच्चे असेंडिंग लिम्ब। अगर अपन इसके बारे में बात करते हैं बच्चे, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये आपका परमीबल होता है वाटर के लिए, और ऑलमोस्ट इम्परमीबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी बच्चे डिसेंडिंग लिम्ब इज परमीएबल फॉर वाटर
एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये नीचे की तरफ यहाँ पर फिल्ट्रेट जाता जाएगा बच्चे, इसमें जैसे ही नीचे की तरफ फिल्ट्रेट जाता जाएगा तो क्या होगा कि ये वाटर के लिए तो परमिएबल है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये मेडुला में जाता जा रहा है, जिसकी ऑस्मोलिटी नीचे जाते जाते बढ़ती जा रही है, और यहां तक आते आते जिसकी ऑस्मोलिटी बच्चे 1200 हो चुकी है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें से बच्चे पानी बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि ये परमिएबल है वाटर के लिए और मेडुला की ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपके लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, फिल्ट्रेट से बच्चे मेडुला की तरफ पानी बाहर निकलेगा और फिल्ट्रेट जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी और नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी ऑस्मोलिटी हो जाएगी बच्चे लगभग 1200। 300 से कितनी हो गई, 1200, यानी कि जब पीसीडी से निकला तब उसकी ऑस्मोलिटी थी 300। हमने देखा कि पीसीडी में उसकी ऑस्मोलिटी चेंज नहीं होती, लेकिन लूप ऑफ हेनले में जैसे ही वो नीचे गया तो नीचे तक उसकी ऑस्मोलिटी हो गई 1200, यानी कि जो आपका फिल्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। ठीक है बच्चे, डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर but almost impermeable to electrolyte. This concentrate the filtrate as it moves down, यानी कि जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता जा रहा है उसकी जो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन है वो आगे जाती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है, यानी कि फ्लूइड और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। ठीक है बच्चे, अगर असेंडिंग लिम की बात करें बच्चे तो असेंडिंग लिम जो होता है, अगर मैं यहाँ पर फिर से देखूं बच्चे, ये जो आपका असेंडिंग लिम है ये आपके वाटर के लिए ऑलमोस्ट क्या होता है, इम्परमिएबल, और ये परमिएबल होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, डिसेंडिंग लिम का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, इसमें रीअब्जॉर्प्शन आपका बहुत कम होता है। मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ द मैटर इंटेंसिव इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है, इसमें बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं जैसे Na+Cl- Na+Cl- ये निकल रहे हैं। तो जो आपकी इनिशियल असेंडिंग लिम होता है, स्टार्टिंग होती है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन बच्चे आपका ये बिल्कुल अब पैसिवली होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो फिर इसमें एटीपी का यूज होने लगता है, वहां पर आपके पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, तो उन पंप की वजह से होता है, तो आप लोग बोलते हो एक्टिवली, यानी कि बच्चे असेंडिंग लिम के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट बच्चे आपके एक्टिवली भी निकाले जाएंगे और पैसिवली भी निकाले जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं बच्चे, इसके असेंडिंग लिम की बात करें तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखो अब इसमें क्या हुआ कि आपकी जो फ्लूइड की जो बच्चे ऑस्मोलिटी थी वो आपके नीचे जाते जाते काफी ज्यादा हो गई, लगभग 1200 तक पहुंच चुकी है। तो मैं अगर बात करूं कि इस जो मेडुलरी फ्लूइड है इसकी जो ऑस्मोलिटी इतनी ज्यादा मेंटेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो आपका असेंडिंग लिम कर रहा है। क्यों, क्योंकि असेंडिंग लिम बाहर निकाल रहा है बच्चे Na+, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल रहा है, और ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाके फ्लूइड में मिलेंगे तो इसकी ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यानी कि मेडुलरी रीजन की ऑस्मोलिटी को इंक्रीज करने में जो मेन रोल है वो है आपका असेंडिंग लिम का। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, किस तरह से NaCl वगैरह को बाहर निकाल के Na+Cl- को बाहर निकाल कर ये उसकी ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है बच्चे, लूप ऑफ हेनले के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चे, ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता, और ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता इसलिए ये कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, ना ही आपके आयनिक बैलेंस में और ना ही आपकी पीएच मेंटेनेंस में। ठीक है बच्चे, लूप ऑफ हेनले डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पीएच मेंटेन एंड आयनिक बैलेंस, क्योंकि इसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता। ठीक है, एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेशन बिकम्स हाइपरटोनिक, यानी कि अब देखो पीसीडी में जब फिल्ट्रेट था तो पीसीडी में वो कैसा था बच्चे, आइसोटोनिक था। ठीक है, क्योंकि 300 एंटर किया, 300 बाहर निकला, लेकिन लूप ऑफ हेनले के बच्चे बेस पे उसकी ऑस्मोलिटी हो चुकी है कितनी, 1200, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेस पर ये हो गया बच्चे हाइपरटोनिक, यानी कि आपके ब्लड से इसकी ऑस्मोलिटी लगभग 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे और आगे बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं डीसीडी के बारे में बच्चे। डीसीडी जो होता है आपका अगला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीडी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीडी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। डीसीडी की बात करें बच्चे तो इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। ये कह रहा है बच्चे कि डीसीडी के अंदर आपका रीअब्जॉर्प्शन तो होता है Na+ एंड वाटर का, ये क्या कह रहा है कि डीसीडी के अंदर आपका रीअब्जॉर्प्शन तो होता है Na+ एंड वाटर का, लेकिन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है बच्चे कि जैसे ही आपका फिल्ट्रेट बच्चे लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल के डीसीडी में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट आगे मिलेगी, तो डीसीडी के अंदर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए आपकी डीसीडी ने एक शर्त लगाई। डीसीडी ने बोला कि मैं रीअब्जॉर्प्शन तो अलाउ करूंगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर होगा, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन के लिए मुझे चाहिए हार्मोन, यानी कि जब आप मुझे हार्मोन दोगे तब मैं आपका रीअब्जॉर्प्शन करवाऊंगा। तो बच्चे जो आपका डीसीडी है इसमें आपका जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एडीएच की वजह से, और जो इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है
वो होता है आपके एल्डोस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से? एल्डोस्टेरोन की वजह से। यानी कि डीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपको हार्मोन देने पड़ते हैं, और हार्मोन देने पड़ेंगे तो आपकी डीसीटी ने कंडीशन रखी है हार्मोन लेने की कंडीशन है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चे कि डीसीटी के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल पीसीटी एनएसीएल रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन। यानी कि बच्चे इसमें आपका जो आगे वाला जो डीसीटी वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल डीसीटी है, उसमें एनएसीएल का रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? एक्टिवली होगा, किस? एल्डोस्टेरोन की वजह से। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किससे होगा? डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी में एडीएस की वजह से। ठीक है, यानी कि डीसीटी के आगे वाले हिस्से में बच्चे, यानी जैसे अगर मैं डीसीटी बनाऊं तो इसके आगे वाले हिस्से में आपका इलेक्ट्रोलाइट का बच्चे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसकी वजह से? एल्डोस्टेरोन की वजह से। और पीछे वाले में हो जाएगा बच्चे आपका वाटर का किसकी वजह से? एडीएस की वजह से। यानी कि इसको में आपको मेनली दो हार्मोन का नाम याद रखना है कि आपके जो रीएब्जॉर्प्शन है उसमें मेनली कौन कौन से हार्मोन लग रहे हैं। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए एडीएच, और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, सम अमाउंट ऑफ HCO3- इज आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड इन डीसीटी। यानी कि डीसीटी के अंदर बच्चे आपके HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। सिलेक्टिवली सीक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन एंड NH3। यानी कि बच्चे आपके अगर मैं बात करूं डीसीटी में तो इसमें आपका सिलेक्टिव सीक्रेशन भी हो रहा है H+ का, K+ का, आयंस का, और कुछ बच्चे NH3 का भी इसमें सीक्रेशन होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं इनके बच्चे आयंस के बारे में, तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि K+ एक ऐसा आयन है बच्चे जिसका पीसीटी में भी अगर मैं बात करूं तो उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सीक्रेशन भी होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा आयन बताओ जिसका सीक्रेशन भी हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो होता है आपका K+ आयन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अगला है बच्चे आपके कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डीसीटी के बाद में जो आपका अगला बच्चे अगला पार्ट है वो है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ठीक है, यानी कि आपके कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा बच्चे और ये मेडुला तक आपका चलता जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। इस रीजन में बच्चे आपका क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है किस किसका? वाटर का एंड सॉल्ट का। यानी कि NaCl और वाटर का इसमें क्या होगा बच्चे? आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब बच्चे इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत ही जो आपका डीसीटी है, अगर मैं बात करूं बच्चे डीसीटी के बाद में यहां से स्टार्ट होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चे, यहां से स्टार्ट होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट, मेडुला से ही आपका बच्चे सॉरी कॉर्टेक्स से आपके मेडुला तक ही आपका चलता जा रहा है। जैसे जैसे आपका डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट बच्चे नीचे जाता है तो यहां से थोड़ा बहुत यूरिया बाहर निकलता है ना, यानी कि आपका कलेक्टिंग डक्ट अलाउ करता है यूरिया को बाहर निकलने के लिए। अब देखो यहां से आपका जो बच्चे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, जैसे मैं बनाऊं ये आपका असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, यहां से निकल रहा है NaCl। ठीक है, यहां से निकल रहा है आपका NaCl, ठीक, Na+Cl- और यहां से निकल रहा है आपका यूरिया। तो ये NaCl और यूरिया ये दोनों मिलकर ही आपका क्या करेंगे बच्चे? मेडुलरी रीजन की ऑस्मोलिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी कि अगर कलेक्टिंग डक्ट की और बात करें बच्चे, अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कीप अप द ऑस्मोलिटी। ठीक है बच्चे, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया निकल रहा है जो कि आपके मेडुलरी रीजन में जा रहा है और उसकी ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ऑल्सो प्ले द रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी कि इसमें भी बच्चे आयंस का सीक्रेशन होता है, ये भी आयंस के सीक्रेशन में हेल्प करता है और उसकी वजह से इसमें आपके पीएच बॉडी के पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस में भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अपने क्या खत्म होता है बच्चे? यहाँ पर अपना पार्ट खत्म होता है फंक्शंस ऑफ रिंगल टिब्यूल, जिसमें आपने पीसीटी का देखा, लूप ऑफ हेनले का देखा और किसका देखा बच्चे? आपने देखा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के, इनके फंक्शंस के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है बच्चे, आपका अगर देखते रहे यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और आपके एकदम बढ़िया एकदम जो एकदम स्ट्रेट पॉइंट है ना वो बताए जा रहे हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस भी आए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। वीडियोस को देखते रहना है आखिरी तक। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक वाइक भी कर दें, है ना, और उसको शेयर भी जरूर करें। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जो भी नीट 23 के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोग इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे बच्चे अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे कि देखो आपने जो यूरिन है, ठीक है, उसके पीसीटी में जो कंसंट्रेशन थी वो हमारी लगभग थी कितनी? 300। ठीक है, लेकिन हम जो यूरिन निकालते हैं वो हम लोग हाइपरटोनिक निकालते हैं ना, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ यूरिन का कंसंट्रेशन है, यानी कि यूरिन को कंसंट्रेट कैसे किया जा रहा है उस कंसंट्रेशन के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, मेमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कि जो मेमल्स होते हैं बच्चे वो एक कंसंट्रेटेड यूरिन को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो उनकी यूरिन होती है वो कंसंट्रेटेड होती है काफी ज्यादा, काउंटर करंट पैटर्न। अब बच्चे जो कंसंट्रेशन किया जाता है
जाता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म मिलता है जिसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, और काउंटर करंट मैकेनिज्म ही आपका हेल्प करता है किसमें बच्चे, यूरिन को कंसंट्रेट करने में। ठीक है, अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, आगे की तरफ देखते हैं बच्चे। फ्लो फिल्ट्रेट इनटू टू लिम्स ऑफ द हेनलेस लूप इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, देखो इसको काउंटर करंट को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो ये अपने एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखो क्या चल रहा है, ये आपका पीसीटी है बच्चे, और पीसीटी के बाद में यहां से स्टार्ट हुआ अपना लूप ऑफ हेनले। ठीक है बच्चे, यहां क्या हुआ आपका लूप ऑफ हेनले जो है वो स्टार्ट हुआ। अब देखो क्या हुआ, ये आपका जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट है बच्चे। यहां से आपकी ऑस्मोलिटी भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही होगी। यहां पर देखो, यहां पर जो आपका फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी है वो कितनी है, 300, क्योंकि ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, जिसमें कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपके कौन है, वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, आपकी पीसीटी प्रेजेंट है, आपकी डीसीटी प्रेजेंट है। ठीक है, और आपका जो लूप ऑफ हेनले और जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चे वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट है। यानी कि अगर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि बच्चे रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट जो है आपका कॉर्टेक्स में और कौन सा आपका मेडुला में, तो बच्चे ये दोनों आपको कॉर्टेक्स में देखने को मिल रहे हैं, वुमेन्स कैप्सूल भी आपको कॉर्टेक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन लूप ऑफ हेनले और बच्चे कलेक्टिंग डक्ट आपको मेडुला में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें बच्चे, ये ऊपर वाला इसका था आपका कॉर्टेक्स, और जो नीचे वाला है ये है आपका मेडुला, ये है आपका मेडुला। तो कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी 300 दी हुई है, और मेडुला की 300 से 600, 900 और 1200, यानी कि नीचे जाते जाते आप उसकी कितनी हो गई है बच्चे, आपकी 1200 हो गई है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आपका ये जो लूप ऑफ हेनले भी नीचे जाता जा रहा है, इसकी भी ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट बच्चे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। आपका ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो कि परमीएबल है फॉर द वाटर, तो जैसे आपकी डिसेंडिंग लिम्ब नीचे गई, इसमें से वाटर बाहर निकलता गया बच्चे, इसमें वाटर बाहर निकलता गया, तो वाटर बाहर निकलता गया तो आपका फिल्ट्रेट और ज्यादा कंसंट्रेट होता गया, और नीचे पहुंचते पहुंचते ये कितना हो गया बच्चे, 1200 हो गया। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब जब ऊपर जा रहा है तो ये जिसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें ये क्या कह रहा है बच्चे, फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी जो ऑस्मोलिटी है वो फिर से कैसी होती जा रही है बच्चे, वो कम होती जा रही है, क्योंकि ऊपर फ्लूइड की भी ऑस्मोलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर जो है आपका 600 है, यहाँ पर फिर पहुंचते पहुंचते 300 हो गया, तो यहाँ से 1200 से 900, 600, 400, 300। ठीक है बच्चे, ये आगे की तरफ चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी ऑस्मोलिटी भी क्या होती जा रही है बच्चे, वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखना कि बच्चे लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, कि जब लूप ऑफ हेनले में देखो आपके फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो आपको अपोजिट दिखाई दे रहा है, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है बच्चे, अपोजिट। देखो इसमें तो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है फिल्ट्रेट, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें आपका फिल्ट्रेट जो है बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी ऑस्मोलिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। यानी कि जब आपका फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती जा रही है, नीचे पहुंचते पहुंचते 1200 हो गई। ठीक है, नीचे पहुंचते पहुंचते 1200 हो गई, और जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी ऑस्मोलिटी कम हो रही है। एक तो फिल्ट्रेट के मूव करने की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जा रहा है ऊपर, और इनकी ऑस्मोलिटी भी अपोजिट है। यहां जाते हुए ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, यानी कि जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो ऑस्मोलिटी ऊपर जा रही है, जब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ऑस्मोलिटी नीचे जा रही है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके जो फिल्ट्रेट का जो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है और इसकी ऑस्मोलिटी का चेंज होना है, यही मैकेनिज्म कहलाता है बच्चे आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। यही क्या कहलाता है बच्चे, आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है। यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या है, कि जब आपका जो फ्लूइड है बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए और उसकी ऑस्मोलिटी भी अपोजिट कंसेंट उसकी फ्लूइड की जो आपका जो भी फ्लूइड है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलिटी पे अपोजिट डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है, वही है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। और वो जब यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है, इसमें आपका फ्लूइड आ रहा है नीचे, इसमें फ्लूइड आ रहा है ऊपर, और जब फ्लूइड आ रहा है नीचे तो ऑस्मोलिटी आ रही है ऊपर, और जब फ्लूइड आ रहा है ऊपर तो आपकी ऑस्मोलिटी आ रही है बच्चे नीचे की तरफ, यानी कि ऑस्मोलिटी जो है कम होती जा रही है। यानी कि फ्लूइड का अपोजिट वे में वे करना और ऑस्मोलिटी में चेंज होना बच्चे, यही क्या है आपका, यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे, ये साथ में देखो, ये तो बच्चे अपनी अपनी बात हुई किसके बारे में, आपकी बात हुई लूप ऑफ हेनले के। लेकिन लूप ऑफ हेनले के साथ में आपका प्रेजेंट है बच्चे वासारेक्टा, यानी कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी बच्चे वासारेक्टा की। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है बच्चे, साथ में एक डायग्राम दिया है वासारेक्टा। अब देखो ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो वासारेक्टा में क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ से आपका ब्लड इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चे, आपका ब्लड यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है बच्चे, यानी कि लूप ऑफ हेनले में फ्लड यहाँ से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में देखो यहां से फ्लड निकल रहा है और इसकी ऑस्मोलिटी निकलते ऊपर हो गई है 200। ठीक है, ये आपको देखना है ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि बच्चे देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके असेंडिंग लिम्ब में जो आपका NaCl का जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे वो कैसा होता है, पैसिवली भी और एक्टिवली। यहाँ पर क्या होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम NaCl यानी कि सोडियम के बच्चे क्या हो जाते हैं, पंप चालू होते हैं, तो वो ज्यादा सोडियम बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें से ज्यादा सोडियम बाहर निकल, Na+ बाहर निकल गया, अब ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहे हैं यानी कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चे, कम होती जाएगी, और एक्टिवली पंप चालू रहते हैं, पंप चालू रहते हैं तो ज्यादा ये बच्चे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल देते हैं, और इसीलिए आपकी जो फिल्ट्रेट की जब असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट बाहर निकलता है और DCD में एंटर करता है तो उसकी ऑस्मोलेटिटी होती है 200। ठीक है बच्चे, यानी कि जब आपका फिल्ट्रेट बच्चे PCD में एंटर किया तब भी 300 बाहर निकला, तब भी 300, लेकिन जब लूप ऑफ हेनले में एंटर किया तो 300 और बाहर निकल रहा तो 200। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं। अब बच्चे बासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले को देखें तो लूप ऑफ हेनले में बच्चे यहां से फ्लूइड इधर जा रहा है नीचे और यहां निकल रहा है, वासा रेक्टा में बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है बच्चे, एक तो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो इसमें भी देखो जब वासा रेक्टा के अंदर जब आपका ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है तो वो फ्लूइड से क्या ले रहा है, NaCl ले रहा है। जो फ्लूइड में आपके असेंडिंग लिम्ब ने NaCl डाला था अब उसको कौन ले रहा है बच्चे, आपके वासा रेक्टा के अंदर प्रेजेंट ब्लड के अंदर वो NaCl जा रहा है, वो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका NaCl जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है बच्चे आपका अंदर NaCl जाता जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तब इसमें से वाटर क्या निकल रहा है बच्चे, एक तो NaCl निकल रहा है, साथ में इसमें से बच्चे आपका वाटर भी निकल, और ये साथ में ये अंदर क्या लेगा बच्चे, साथ में ये वाटर लेगा अंदर, क्या करेगा, वाटर अंदर लेगा। यानी कि जब वासा रेक्टा नीचे की तरफ जा रहा है तो NaCl ले रहा है और वाटर को बाहर निकाल रहा है, तो इसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज होते होते ब्लड की कितनी पहुंच गई, 1200। लेकिन अब ये जब यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि मेडुला से कॉर्टेक्स वाले रीजन की तरफ जा रहा है, तब ये क्या कर रहा है, NaCl को बाहर निकाल रहा है, ब्लड को अंदर ले रहा है, तो इसकी ऑस्मोलिटी फिर से क्या हो गई बच्चे, इंक्रीज हो गई और बाहर निकलते इसकी 300 हो गई। ठीक है, अगर इसको देखें बच्चे ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैं बनाऊं, ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ये कौन है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और इसमें यहाँ पर साथ में प्रेजेंट है आपकी कौन बच्चे, वासा रेक्टा, इसमें साथ में प्रेजेंट है आपकी वासा रेक्टा। इस तरह से ये मैं बना देता हूँ, ये है आपकी वासा रेक्टा। तो इसमें क्या हुआ बच्चे कि असेंडिंग लिम्ब वाले हिस्से ने आपने क्या किया, लूप ऑफ हेनले ने यहाँ पर आपके पोटेशियम, यहाँ पर अगर बात करूं बच्चे सोडियम आयन के बारे में तो ये बाहर निकाल रहा है ना, ये NaCl को बाहर निकाल रहा है, ये NaCl को बाहर निकाल रहा है, यानी कि असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक है, NaCl बाहर निकल रहा है और ये NaCl आपके वासा रेक्टा के अंदर जा रहा है, यहाँ से NaCl बाहर निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका वाटर भी बाहर निकल रहा है, वासा रेक्टा से वाटर भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये तो असेंडिंग लिम्ब तो आपका इम्परमिएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ से तो वाटर का कोई रोल है ही नहीं। अब ये क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है बच्चे आपका देखो, अब यहाँ से ये क्या करता जा रहा है, ये जो वासा रेक्टा वाला रीजन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो NaCl को लेता जा रहा है और वाटर को निकाल रहा है, यानी कि कंसंट्रेट होता जा रहा है इसका ब्लड और नीचे पहुंचते पहुंचते 1200 हो गया। ठीक है, अब इस वाले रीजन में क्या हुआ, जब वासा रेक्टा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसने क्या किया, अब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि कॉर्टेक्स वाले रीजन की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इसकी ऑस्मोलिटी जो है बच्चे वो डिक्रीज होगी। तो इसने क्या किया, ऑस्मोलिटी को डिक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो बच्चे इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल दो, या आप क्या करो बच्चे वाटर को अंदर ले आओ। तो इसके लिए यह क्या करता है बच्चे, यहाँ पर NaCl को ये बाहर निकालेगा। ठीक है, NaCl को बाहर निकालेगा और वाटर को ये अंदर लेगा, इसलिए इसके जो बच्चे क्या होगी, और जो ऑस्मोलिटी है वो कम हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन है जो कि वो कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला, एक तो आपको जो काउंटर करंट देखने को मिल रहा है वो किसके अंदर मिल रहा है, लूप ऑफ हेनले के अंदर मिल रहा है, दोनों लिम्ब्स के बीच में, और वही सेम चीज आपको देखने को मिल रही है वासा रेक्टा के अंदर भी। देखो लूप ऑफ हेनले में जब फ्लूइड नीचे जा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन ऊपर आ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। इधर भी तो ये कि यहाँ से जब आपका फ्लूइड नीचे की तरफ गया तो आपका क्या हुआ बच्चे, आपका जब ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और फिर ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम चीज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको वही चीज देखने को मिल रही है लूप ऑफ हेनले के अंदर, और वही चीज देखने को मिल रही है आपकी वासा रेक्टा के अंदर। यानी कि आपको एक काउंटर करंट देखने को मिल रहा है बच्चे लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्ब्स के बीच में, और एक काउंटर करंट आपको देखने को मिल रहा है बच्चे वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स के बीच में। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। यानी कि इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म की अपन बात कर रहे थे। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, फ्लो ऑफ फिल्टर इनटू द टू लिम्ब्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि लूप ऑफ हेनले के अंदर दोनों लिम्ब्स के अंदर आपका जो बचे फ्लूइड का जो फ्लो है, फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा, यानी कि आपकी वासा रेक्टा की भी दोनों लिम्ब्स के अंदर आपको सेम चीज देखने को मिल रही है, यानी कि जो फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यही चीज आपकी क्या कहला रही है बच्चे, काउंटर करंट कहला रही है। इधर देखो लूप ऑफ हेनले में नीचे जा रहा है, यानी कि इस वाली लिम्ब्स में नीचे, इस वाली लिम्ब्स में ऊपर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, वही आपका काउंटर करंट कहला रहा है। वासा रेक्टा में भी देखो ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वही आपका काउंटर करंट है। तो एक आपको देखने को मिल रहा है बच्चे बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, सेकंड आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ आपके वासा रेक्टा। ठीक है बच्चे, ये है आपकी लूप ऑफ हेनले की बच्चे डिसेंडिंग लिम्ब।
ठीक है, ये है आपकी असेंडिंग लिम्ब, ये है आपकी वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब और ये है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है बच्चे, तो एक देखने को मिला लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्ब्स के बीच में, एक देखने को मिला वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स के बीच में। अब अगर आप और आगे देखो बच्चे, तो ये जो मैंने आप इसमें डायग्राम बनाया था, इसमें जो आपकी लूप ऑफ हेनले की जो है असेंडिंग लिम्ब है, जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, इसके साथ में आपकी वासा रेक्टा की प्रेजेंट है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यानी कि आपके लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब के साथ में प्रेजेंट है वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब, और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में प्रेजेंट है वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो अगर इसको भी अगर फिर से देखें बच्चे, तो यहाँ ये वाले हिस्से को आप अगर अपने यहाँ रखें तो इसके साथ में यानी कि लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब के साथ में प्रेजेंट है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब। अब इसमें देखो असेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड जा रहे हैं, ब्लड जा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें देखो ये आपकी जो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें फ्लूइड कहाँ जा रहा है, इसमें फ्लूइड जा रहा है नीचे की तरफ, इसमें फ्लूइड जा रहा है नीचे की तरफ, फ्लूइड जा रहा है नीचे की तरफ, और लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड जा रहा है ऊपर की तरफ, फ्लूइड जा रहा है ऊपर की तरफ। ये लो, ये लो। अब ये जो आपकी असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट फ्लूइड ऊपर जा रहा है, उसकी ऑस्मोलिटी कम हो रही है, ऊपर जाते जाते 200 पहुंच गई, और इसमें जो ब्लड नीचे जा रहा है उसमें ऑस्मोलिटी ज्यादा हो रही है, नीचे 1200 हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ, यानी कि देखो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें फ्लूइड नीचे, इसमें फ्लूइड ऊपर, और आपकी ऑस्मोलिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही है, इसकी ऑस्मोलिटी कम होती जा रही है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि तीसरा आपको काउंटर करंट देखने को मिला बच्चे बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, यानी कि हमें टोटल काउंटर करंट बच्चे कितने को देखने को मिल रहे हैं, 3 देखने को मिल रहे हैं, प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। पहला क्या, पहला बच्चे किस किस के बीच में, पहला है बच्चे अपना दोनों लूप ऑफ हेनले के लिम्ब्स के बीच में, अगला है आपकी वासा रेक्टा की लिम्ब्स के बीच में, और तीसरा है आपका लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है बच्चे, यहां पर आपको मैंने दिखाई बच्चे 3, है ना, 3 आपको मैंने यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म दिखाए। पहला कौन सा बच्चे, पहला आपका इन दोनों के बीच में, ठीक है, दूसरा आपका इन दोनों के बीच में, और तीसरा आपका इसके और इसके बीच में, इसके और इसके, यानी कि लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक है बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, पहला काउंटर करंट, दूसरा काउंट, है ना, पहला काउंटर करंट इनके बीच में, दूसरा काउंटर करंट है आपका दोनों लूप ऑफ हेनले की लिम्ब्स के बीच में, यानी कि ये और ये। ठीक है, और तीसरा है आपका किस किस के बीच में, आपकी दोनों लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा के बीच में, ये और ये आपको देखने को भी मिल रहा है ना। अगर देखो वासा, मैं एक और बार जल्दी फटाफट बताऊं आपको, वासा रेक्टा की देखो तो वासा रेक्टा में फ्लूइड नीचे आ रहा है, वासा रेक्टा में यहाँ फ्लूइड ऊपर जा रहा है, तो पहला मिल गया। लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड नीचे जा रहा है, यहाँ फ्लूइड ऊपर जा रहा है, ये दूसरा मिल गया। इनमें देखो फ्लूइड नीचे, फ्लूइड ऊपर, तीसरा मिल गया। फ्लूइड यहाँ जा रहा है बच्चे कैसे, आपका ऊपर और इसमें जा रहा है नीचे, हाँ, तो आपका ये तीसरा मिल गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है कि ये तीसरा तो ये चौथा हो गया, नहीं, ये भी तो वही है ना, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, ये भी वही है वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। तो पहला मिला है लूप ऑफ हेनले के बीच में, दूसरा मिल रहा है आपकी वासा रेक्टा के बीच में, तीसरा मिल रहा है आपकी वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में। ठीक है बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कंसंट्रेशन का किस तरह से फर्क पड़ रहा है वो भी आपको देखने को मिला। असेंडिंग लिम्ब ऑफ बच्चे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये वाटर को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेट हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये NaCl को बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ी इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वासा रेक्टा में क्या हो रहा है कि मेडुलरी रीजन की जो कंसंट्रेशन ज्यादा की, NaCl बाहर निकाल के असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वो NaCl चला गया इसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर, तो ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ गई। फ्री जब ऊपर गया तो इसने NaCl को निकाल दिया और वाटर का इंटेक कर लिया, तो इसकी ऑस्मोलिटी जो है बच्चे वो कम हो गई। ठीक है, ये था आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी फंक्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है। बच्चे जो किडनी फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो एक हार्मोन कंट्रोल प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन पार्ट ले रहे हैं, एक होता है बच्चे आपका हाइपोथैलेमस, अगला होता है JGA, और होता है आपका हार्ट। JGA होता है बच्चा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, है ना, इसमें क्या होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आपका जो DCT होता है वो आपके वुमेन्स कैप्सूल के पास से होकर निकलता है, और वो उनके सेल्स जो है कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, उन मॉडिफाइड सेल्स के जो आपका पूरा एपरेटस बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे JGA एपरेटस, जहां से आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे JGA से, तो JGA से आपके मेनली 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है आपका इरिथ्रोपोएटिन जो RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, अगला होता है आपका बच्चे रेनिन जो कि आपका आगे आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे ADH के बारे में, है ना, यानी कि आपके जो इसका फंक्शन है ना,
किडनी का जो रेगुलेशन है उसमें आपके एडीएच का भी रोल होता है। अगर एडीएच की बात करें बच्चे तो एडीएच क्या करता है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, एडीएच जो बच्चे अपनी बॉडी से जब ज्यादा यूरिन एक्सेस में बाहर निकलती है तो इसको हम बोलते हैं बच्चे डायरेसिस। इसी वर्ड इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे, डायरेसिस वर्ड यूज करते हैं। जब हमारी बॉडी में ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रही होती है और ज्यादा यूरिन बाहर निकलती है और बॉडी में पानी की कमी आने लगती है तो हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है एडीएच, और वो एडीएच क्या करता है बच्चे, आपकी कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और ब्लड में डलवा देगा। ठीक है बच्चे, यानी कि बच्चे ये किस तरह से हो रहा है, ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे आपकी बॉडी की ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी, ऑस्मोलिटी ज्यादा हुई तो बच्चे आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और इन ऑस्मोरिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा बच्चे, देखो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट कैसे हुए, कभी कभार जैसे हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ, पानी की कमी हुई तो ऑस्मोलिटी ज्यादा हुई, ऑस्मोलिटी ज्यादा हुई तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ठीक है, यानी कि ब्लड के वॉल्यूम में चेंज हुआ, या फिर वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम है बच्चे, जो ब्लड है वो ज्यादा आयनिक कंसेंट्रेट, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, जिससे आपके ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ठीक है, अब इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा बच्चे, और वो रिलीज करेगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच। ठीक है, या फिर वैसोप्रेसिन। इसको आप लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्यों कह रहे हो, क्योंकि डाययूरेसिस का मतलब होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी का रिलीज निकलना। ठीक है, इसने उस पानी को रीअब्जॉर्प्शन करवाया और ब्लड के अंदर डाला, यानी कि इसने डाययूरेसिस को प्रिवेंट किया, इसलिए आप इसको बोल रहे हो बच्चे एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है बच्चे, एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। अब बच्चे ये क्या करता है, देखो अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है, तब आपका एडीएच एक्टिवेट होगा। तो उसके लिए अब देखो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो इसके लिए आपका एडीएच क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बच्चे प्रेस करता है, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है तो आपका ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ये ब्लड वेसल्स को प्रेस कर रहा है, इसलिए आप लोग इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसके दो नाम है, एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्योंकि डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, सेकंड इसका जो नाम है वो है बच्चे आपका वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को भी प्रेस कर रहा है, जिससे आपका बीपी भी इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, दिस कॉजेस द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, यानी कि इसने आपके ब्लड वेसल्स को प्रेस किया जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, ब्लड वेसल्स को प्रेस किया जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय द जीएफआर। अब देखो बच्चे, आपका जी एडीएच कब होता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर भी कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आपका जीएफआर भी कम हो गया। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेशन आपका तैयार हो रहा है सारे नेफ्रॉन के द्वारा। अब इसके लिए क्या हुआ, ये सारी कंडीशन हुई, जीएफआर वगैरह कम हुए तो आपके हाइपोथैलेमस से एडीएच आया, एडीएच आया उसने क्या किया, आपके डीसीटी वाले पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, जो कि वाटर आपका ब्लड के अंदर गया तो आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ तो आपका जीएफआर भी बढ़ गया। और इसके अलावा इसने ब्लड वेसल्स को भी प्रेस किया, ब्लड वेसल्स को भी प्रेस किया, तब भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यानी कि अगर मैं एडीएच की बात करूं तो एडीएच आपका क्या कर रहा है, देखो अगर मैं एडीएच की बात करूं तो बच्चे एडीएच में आपको याद रखना है मेन फंक्शन कि एडीएच बच्चे क्या करेगा, जब भी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो ये क्या करेगा, आपके डीसीटी से बच्चे रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और यूरिन में से पानी निकालकर आपकी बॉडी में डालेगा। अगर मैं बच्चे एडीएच का बोलूं कि अगर ये एडीएच में बोलूं कि ये बीपी क्या करेगा, कम की ज्यादा, तो ये बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चे, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो बीपी भी ज्यादा। और अगर बात करूं बच्चे जीएफआर के बारे में तो ये जीएफआर को भी बढ़ाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे ब्लड की ऑस्मोलिटी के बारे में तो ब्लड की ऑस्मोलिटी को ये कम करेगा, क्योंकि ये ब्लड में पानी डाल रहा है, ब्लड में पानी डाल रहा है तो ऑस्मोलिटी कम होगी उसकी। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे यूरिन के वॉल्यूम के बारे में तो यूरिन के वॉल्यूम को ये क्या करेगा, यूरिन के वॉल्यूम को तो कम करेगा, क्योंकि यूरिन में से पानी निकाल के ब्लड में डाल रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे यूरिन की ऑस्मोलिटी के बारे में, अगर बात करूं यूरिन की ऑस्मोलिटी के बारे में तो उसको तो ये इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ये यूरिन में से पानी निकाल रहा है, ब्लड में डाल रहा है, यूरिन में से पानी निकल रहा है, यानी कि यूरिन की ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है। यूरिन जो है आपकी कैसी होती जा रही है बच्चे, कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चे। सेकंड है आपका जो रेगुलेशन है किडनी का, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रास मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, है ना बच्चे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, यानी कि रास मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे, जो कि आपका हेल्प करता है, जिसमें आपका जेजी एपरेटस हेल्प करते हैं ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपका हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, देखो इसमें क्या होता है,
यानी कि जब भी आप हमारी बॉडी में क्या होता है, जीएफआर फॉल होती है ना, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो कम हुआ क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम वगैरह कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके जेजीए एपरेटस से, है ना, जो जेजी सेल्स होते हैं, आपके जेजी सेल्स होते हैं, जेजीए एपरेटस से एक हार्मोन निकलता है बच्चे जिसका नाम है रेनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है आपका बच्चे, एक रेनिन हार्मोन निकलता है। यानी कि जीएफआर में लो होने की वजह से आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं बच्चे, रेनिन को। ठीक है बच्चे, एक ये हार्मोन निकालेंगे बच्चे, रेनिन। ठीक है बच्चे, एक हार्मोन निकलेगा आपका कौन सा, रेनिन। इसके साथ में क्या होता है बच्चे, आपका जो लिवर है, लिवर से एक आपका केमिकल आता है जिसको आप लोग बोलते हो एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलते हो, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है बच्चे, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म। तो इस एंजियोटेंसिनोजन को आगे चल के एंजियोटेंसिन में बदला जाता है बच्चे, किसमें, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका रेनिन, जो कि आपकी किडनी से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है बच्चे, आपकी किडनी से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन है ये आगे चल के कन्वर्ट किया जाता है बच्चे एंजियोटेंसिन सेकंड, जो एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि आपके एक कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जो आपका आता है बच्चे लंग्स से, है ना। एक कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, एक कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कहां से निकल रहा है बच्चे, आपके लंग्स से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है, लंग्स से। ठीक है, अब जो एंजियोटेंसिनोजन 2 होता है, जो कि आपका एकदम एक्टिव है ना, एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, ये पावरफुल वेसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। ये कैसा होता है बच्चे, पावरफुल वेसोकॉन्ट्रिक्टर, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स को ये बहुत तेजी से प्रेस करता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपकी जीएफआर फॉल हुई तो आपकी किडनी से, जेजी सेल से कौन निकला बच्चे, रेनिन, और लिवर से निकला एंजियोटेंसिनोजन। आपकी रेनिन ने लिवर से निकले हुए एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1, किसमें कन्वर्ट किया बच्चे, एंजियोटेंसिन 1 में। और लंग से जो कन्वर्टिंग एंजाइम आया उसने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये पावरफुल वेसोकॉन्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करेगा। ये क्या करेगा बच्चे, पावरफुल वेसोकॉन्ट्रिक्टर, है ना, वेसोकॉन्ट्रिक्टर, पावरफुल वेसोकॉन्ट्रिक्टर, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करेगा। ब्लड वेसल को प्रेस करेगा तो बीपी भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो बच्चे आपकी जीएफआर भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी जीएफआर को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं बच्चे, जैसे इसके और क्या काम है, अगर मैं एंजियोटेंसिन 2 की बात करूं तो एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है बच्चे, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ये क्या करवाता है बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, Na+, वाटर इन पीसीटी, यानी कि पीसीटी के अंदर बच्चे ये आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है। इसके अलावा और बात करें बच्चे एंजियोटेंसिनोजन की, तो ये क्या करता है, ये आपकी बच्चे जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड से ये क्या करेगा, आपका एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलवाएगा बच्चे। ये क्या करवाएगा, आपका एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलवाएगा, यानी कि ये करता है बच्चे स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन फ्रॉम cortex part of adrenal gland, यानी कि आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से बच्चे एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है। और वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके डीसीटी में जाके बच्चे वहां से इलेक्ट्रोलाइट का क्या करवाएगा बच्चे, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, तो इससे देखो आप क्या हुआ, आपकी जीएफआर कम हुई तो किडनी से रेनिन निकला, और आपके बच्चे लिवर से निकल रहा है क्या, एंजियोटेंसिनोजन। अब आपकी रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, और लंग से आई हुई कन्वर्टिंग एंजाइम ने क्या किया, उस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, आपके ब्लड वेसल्स को बच्चे प्रेस किया,
जिससे जीएफआर बढ़ गई, उसने इलेक्ट्रोलाइट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया पीसीटी से, तो जहां से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जीएफआर बढ़ रही है। और उसने क्या किया, आपके डीसीटी वाले पार्ट बच्चे आपके जो आपका एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाया, कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से, जिसने डीसीटी वाले पार्ट से इलेक्ट्रोलाइट का सीक्रेशन किया, वो रीएब्जॉर्प्शन करवाया, और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो गया। यानी कि इस तरह से आपके बच्चे क्या हुआ, आपके जीएफआर को फिर से मेंटेन कर दिया जाता है। एडीएस ने किस तरह से किया बच्चे, आपके डीसीटी वाले पार्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके, और एंजियोटेंसिन 2 ने किस तरह से किया, ये आपके सामने एंजियोटेंसिन 2 कहां से आया, किस तरह से, ये पूरा सिस्टम आपका कहलाता है बच्चे रास मैकेनिज्म, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें बच्चे आपके रेनिन का क्या काम है वो भी समझ में आया बच्चे, एंजियोटेंसिन का क्या काम है वो भी समझ में आया, और एल्डोस्टेरॉन का काम भी आपको समझ में आ चुका होगा, है ना बच्चे। यहां से आपके सारे काम क्वेश्चंस भी कवर होंगे। अच्छा, अगला होता है बच्चा आपका एएनएफ, है ना, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अगला है बच्चा आपका एएनएफ। अब देखो ये क्या होता है कि अगर आपका रास मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है ना, तो अभी रेनिन वगैरह का सीक्रेट होते जाते हैं। अब मान के चलो आपकी जीएफआर मेंटेन हो गई, जीएफआर बराबर हो गई, जितनी आपको चाहिए उतनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी रेनिन का सीक्रेशन हुआ जा रहा है, तो आपकी जीएफआर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए क्या करना पड़ता है बच्चे, आपकी इस रेनिन के सीक्रेशन को बंद करना पड़ता है। और रेनिन के सीक्रेशन को बंद करने के लिए बच्चे आपका कौन आता है, आपका आता है बच्चे एक एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये आपका एएनएफ बच्चे सीक्रेट होता है आपकी हार्ट की एट्रिया की वॉल से, यानी कि सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ एट्रिया ऑफ द हार्ट की एट्रिया की वॉल से सीक्रेट होगा, और ये क्या करेगा, किडनी पर जाकर रेनिन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। अब रेनिन आना बंद तो आपका बच्चे ये जो रास मैकेनिज्म है वो भी बंद, रास मैकेनिज्म बंद तो आपका जीएफआर का आगे ज्यादा तेज होना भी रुक जाएगा बच्चे, ठीक है। इट इनहिबिट्स द रेनिन सीक्रेशन एंड इट स्टॉप्स रास मैकेनिज्म, यानी कि एएनएफ ने क्या किया। अब देखो बच्चे, जब आपकी जीएफआर कम हुई तो एडीएच और रास मैकेनिज्म ने मिलकर जीएफआर को बढ़ा दिया, लेकिन जब आपकी जीएफआर नॉर्मल हो चुकी है तब आपका रास मैकेनिज्म को बंद करने के लिए, देखो बच्चे, एडीएच तो अपने बंद हो जाएगा क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड की वो नॉर्मल हो जाएगी, वो नॉर्मल तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर भी डीएक्टिवेट, तो आपके एडीएच का सीक्रेशन बंद हो जाएगा। लेकिन रास मैकेनिज्म को बंद करने के लिए आपका एएनएफ फैक्टर आएगा, और वो एएनएफ कहां जाएगा, किडनी पर जाएगा, वहां से रेनिन बंद करेगा तो आपका बच्चे रास मैकेनिज्म भी बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है आपका मिक्सचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, ठीक है बच्चे। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो दिन में बच्चे 1 से 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन कर देता है। यूरिन बच्चे आपका एक लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि पीएच में कैसे होता है बच्चे, वो आपका एसिडिक होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है काफी ज्यादा, है ना। ऑन एवरेज लगभग डेली 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे थ्रू द यूरिन, ठीक है बच्चे। अब अगर बात करें बच्चे अपनी किडनी के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर मैं यूरिन की बात करूं बच्चे कंसंट्रेशन में, यहां पर ये जो आपकी कंसंट्रेटेड यूरिन आई थी ह्यूमंस के अंदर, मैं बात करूं मैमल्स के अंदर, तो ये नॉर्मल आपके ब्लड के फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चे। यानी कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लगभग 1200 ऑस्मोलिटी मानी जाती है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन में रोल किसका है, आपका लूप ऑफ हेनले का है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप आसानी कर सकते हो। रीअब्जॉर्प्शन की मेन सेट क्या है, पीसीटी है, ठीक है बच्चे, है ना। अगर एडीएच का काम कर रहा है, डीसीटी में काम कर रहा है, रास मैकेनिज्म को बंद कौन कर रहा है, आपका ईएनएफ का, ईएनएफ जो है वो आपकी रास मैकेनिज्म को बंद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे और ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चे आपका लंग्स आता है ना। जब हम बच्चे ब्रीथिंग के टाइम पर जो अपनी गैसेस को बाहर निकालते हैं उसमें आपकी CO2 भी बाहर निकलती है, उसमें कुछ % आपका वाटर भी बाहर निकालता है, यानी कि आपका जो लंग्स है बच्चे वो भी आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बाय रिमूविंग CO2। उसके अलावा होता है आपका लिवर बच्चे, लिवर जो है आपकी बॉडी के अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, यानी ठीक है, इनको जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड करके, स्टेरॉइड हार्मोन्स को डिग्रेड करके, आपके ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करके इन सबको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। यानी कि अपने लिवर का भी बच्चे कहीं ना कहीं अपने एक्सक्रीशन में रोल होता है। उसके बारे में देखते हैं बच्चे, स्वेट जो होता है बच्चे कंटेन करता है आपका NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एसेट्रा, यानी कि आपके स्वेट का भी बच्चे कहीं ना कहीं आपके एक्सक्रीशन में रोल होता है। उसके बारे में बात करें बच्चे, आपकी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर, यानी कि स्किन के अंदर एक तो आपकी स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, एक आपकी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। स्किन के अंदर बच्चे एक तो आपकी 2 तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है, एक है आपकी स्वेट ग्लैंड, एक है आपकी सेबेसियस ग्लैंड, है ना। स्वेट ग्लैंड क्या कर रही है बच्चे, स्वेट के थ्रू NaCl वगैरह को एलिमिनेट कर रही है, और जो सेबेसियस ग्लैंड है वो एलिमिनेट करती है बच्चे स्टेरॉइड्स को, हाइड्रोकार्बन को इन द फॉर्म ऑफ वैक्सेस को इन द फॉर्म ऑफ
सीबम, है ना, यानी कि एक जो वैक्स लाइक कंपाउंड हमारे सीक्रेट होता है सेबेसियस ग्लैंड से, उसी को हम लोग सीबम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा, यानी कि हमारे सलाइवा के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है बच्चे वो अपना प्रेजेंट होता है, थोड़े बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग बाहर निकालते हैं। बात करते हैं बच्चे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चे अपना यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन योर ब्लड, यानी कि अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, उस कंडीशन को आप लोग कहते हो यूरेमिया, और ये आगे चल के आपके किडनी फेल्योर का रीजन भी बन सकता है। ठीक है बच्चे, इट मे लीड टू द किडनी फेल्योर। आगे बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में कभी कभार क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, वो आपके किडनी में जाके जमा हो जाते हैं, ऐसा स्टोन काम करते हैं, उसी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई, है ना, जिसको आप लोग पथरी के नाम से जानते हो। ठीक है, वो यही होते हैं रीनल कैल्कुलाई। इसमें क्या है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्सलेट एटसेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी। ठीक है बच्चे, अगला है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है बच्चे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर, है ना, इसमें ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से, है ना, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ग्लोमेरुलस में, उसी को आप लोग बोलते हैं बच्चे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगला है बच्चे ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी कि अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, यही आपका क्या कहलाता है बच्चे, ग्लाइकोस्यूरिया कहलाता है। अगला बच्चा आपका कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या होता है, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना यूरिया में। ये दोनों आपके बच्चे डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, है ना, यानी कि अगर आपके यूरिन के अंदर बच्चे ग्लूकोज आ रहा है या फिर कीटोन बॉडीज आ रही है, तो हम बोलते हैं बच्चे डायबिटीज के, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी माना जाता है। आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, ये ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज के प्रेजेंस होने को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये आपके डायबिटीज मेलिटस की कैरेक्टरिस्टिक भी बोले जाते हैं। तो बच्चे यहाँ तक हमने जो अपना जो भी टॉपिक था एक्सक्रीशन वाला, वो अपने पूरा कवर किया। आपको शायद समझ में भी आया होगा पूरा अच्छे से, है ना, आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, आपके क्वेश्चंस भी बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आपका पेपर काफी जल्दी आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।